मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवा दी थी उस दिन मंडे को, है ना। तो उसका नाम था रिसर्च फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइन। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि रिसर्च होता क्या है। तो अपन ने बोला कि रिसर्च जो जनरली जो नॉलेज के लिए हम लोग जो सर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। साइंटिफिक और सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग साइंटिफिक और एकदम श्योर, बिल्कुल एकदम कंफर्म रिसर्च यदि करते हैं किसी टॉपिक पे, तो ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। इसी को हम लोग एक आर्ट बोल सकते हैं, आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जनरली मैंने आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बताए थे कि पहला कि जनरली कोई फैमिलिटी गेन करना चाहता है उसके लिए रिसर्च करता है, और दूसरा कि रिसर्च जो होती है वो ग्रुप में भी हो सकती है और सिंगल पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकती है। थर्ड कि मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी हम लोग रिसर्च करते हैं, या फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हम लोग की टाइम कितने टाइम में हम लोगों को हमारी रिसर्च कंप्लीट करना है। तो ये भी एक हमारे रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव है। और फोर्थ वन, जो भी आपकी रिसर्च करोगे, जो भी आप उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, जो भी आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लोगे, वेरिएबल्स लोगे, उसका आपको एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना होता है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों की रिसर्च जो है वो किसी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे बोलते हैं मोटिवेशन, है ना, कि मतलब किस डायरेक्शन में आपको रिसर्च करनी है, किससे आपको प्रेरणा मिली। तो जनरली मोटिवेशन इन रिसर्च जो है वो ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं ये आपके मोटिवेशंस हैं। तो पहला, जैसा आप देख रहे हो कि आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की डिज़ायर होती है कि उसको रिसर्च की डिग्री करना है, इसीलिए उसका मोटिवेशन है रिसर्च करने का। दूसरा, उसको सोसाइटी के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को उसने एज अ चैलेंज लिया और उसको मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढता है वो, और फिर उसको सॉल्यूशन देता है सोसाइटी को। तीसरा, इंटेलेक्चुअल जॉय के लिए किसी को खुशी होती है कि भैया वो बहुत सारी डिग्री इकट्ठी कर ले, ये भी एक तरीके का क्रिएटिव वर्क होता है, तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन है रिसर्च में। और सर्विस देना है सोसाइटी को, है ना, वो रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद में एक पर्टिकुलर आउटपुट भी देगा और आउटपुट के बाद भी कंटिन्यूसली उसकी सर्विस देगा सोसाइटी को। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन होता है रिसर्च में। और रिस्पेक्टिबिलिटी मतलब पर्टिकुलरली आप देखते हैं कि रिसर्च करने के बाद में उसको एक रिस्पेक्ट मिलता है। किसी फॉर्म में जाता है, कोई गवर्नमेंट, नॉन पब्लिक गवर्नमेंट या पब्लिक डोमेन में जाता है, तो उसको एक बट ऑब्वियस सी बात है रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। फिर अब मैंने उसके बाद में आपको टाइप ऑफ रिसर्च बताए थे, तो मेरे को कोई बताएगा डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है। फिर अपन इसमें आगे बढ़ें कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है। कोई भी एक स्टूडेंट जिसको आता है बताएं, शॉर्ट में बिल्कुल। कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल? सर एनालिटिकल मींस तो सर जो ऑलरेडी हमारे पास है उसी को एनालिसिस करना है, जो कंटेंट है। हाँ, और डिस्क्रिप्टिव मतलब? डिस्क्रिप्टिव नहीं पता सर। कोई और बताएगा डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग? देखिए, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस ये बताया था कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास में वेरिएबल का कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब यू हैव टू जस्ट डिस्क्राइब यू। मतलब आपने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा लेक्चर लगने वाला है मंडे को, तो मैंने आपको पहले बता दिया प्रायरली कि भैया मंडे को लेक्चर लगने वाला है और इतने बजे लगने वाला है। लेकिन यदि मैंने उसको बोल दिया आपको कि मंडे को लेक्चर मेरा लगने वाला है और मंडे को लेक्चर नहीं लगा, मतलब उसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी मैंने एनालिसिस कर लिए है, उसके क्या वेरिएबल्स है वो भी मैंने एनालिसिस कर लिए, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल भी है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, उस पर एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका एनालिटिकल रिसर्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च में मैंने आपको बताया था मेन पॉइंट, जो इस मेथड का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि रिसर्चर के पास में कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल का, और वो रिपोर्ट ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट वाज हैपन, मतलब क्या हुआ था, है ना, और क्या होने वाला है, व्हाट इज हैपनिंग। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े तो एनालिटिकल रिसर्च देखा मैंने। एनालिटिकल रिसर्च क्या रहता है, इसमें हम लोग फैक्ट की फाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, इज यूज द फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, और जिसका डाटा या ऐसा मैं बोलूँ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, मेरे को सिर्फ उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। समझ में आ गया।
तो और उसका क्रिटिकल इवोल्यूशन भी मैं कर सकता हूँ, है ना। तो उस तरीके की जो रिसर्च होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल के बीच में आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझूँ तो मैंने आपको वही बताया कि जैसे हम लोग मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं मॉल में गए और मॉल में जाने के बाद हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग है वो मेरे को स्टडी करना है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग मतलब मैं महीने भर में 4 बार जा रहा हूँ, महीने भर में 1 बार जा रहा हूँ, साल भर में 12 बार जा रहा हूँ। तो दीज ऑल आर द फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी की मेरे को स्टडी करनी है तो वो डिस्क्रिप्टिव में के अंदर आ जाएगा। और एनालिटिकल के अंदर आ जाएगा कि मेरे को क्या शॉपिंग करनी है, कितने टाइम में मैंने उस पूरी चीज़ को पिक किया, महीने भर में मैंने 12 बार शॉपिंग करी, कितना मेरा कॉस्ट रहा, है ना, कौन सा मटेरियल लिया, कौन से मैंने ग्रोसरीज ली, है ना, कौन सा मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी अनाज लिया, है ना, ये सब चीज़ें ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनालिटिकल रिसर्च, जिसमें मैं फैक्ट फाइंडिंग करता हूँ और वेरिएबल्स का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपन, ये मैंने उस दिन आपको बता दिया था, है ना। फिर इसके आगे अपन बढ़े तो टाइप ऑफ रिसर्च आप देख रहे होंगे। तो टाइप ऑफ रिसर्च कितने टाइप की होती है, मतलब टाइप ऑफ रिसर्च हमने पहले तो पढ़ ली, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। उसके बाद में मैंने आपको उस दिन अप्लाइड और फंडामेंटल भी बताया था। तो जो अपनी अप्लाइड होती है, इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई और वी कैन से सम एक्शंस आर रिक्वायर्ड, है ना। और फंडामेंटल मतलब क्या, जो ऑलरेडी उसके प्योर फॉर्म में है या बेसिक फॉर्म में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में फ़र्क क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च में जनरली हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, किसी सॉल्यूशन की हम लोग फाइंडिंग करते हैं। हमारा एम जो है वो क्या है, उस सॉल्यूशन को फाइंड करना। और जो भी सोसाइटी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी फेस कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है, उसको हमको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना, वो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद में आता है सेकंड, जो आप देख रहे होगा आपकी स्क्रीन पे, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। तो फंडामेंटल रिसर्च में जनरली यू हैव टू ऑलवेज वी कैन से टॉक अबाउट कंसिडरेशन और वी कैन से जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। मतलब आपको पर्टिकुलर किसी फंडामेंटल, जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टीन की थ्योरी है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन की थ्योरी है, मतलब आपके पास में एक इंपेरिकल फॉर्मूला है और उस इंपेरिकल या कोई फंडामेंटल है आपके पास में, उस फंडामेंटल की हेल्प से आप लोग क्या कर रहे हो, उसकी रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करें जनरली, या फिर प्योर मैथमेटिक्स का यूज़ करें, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगा। बराबर है, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये 2 मैंने आपके टाइप बताए थे, अपन आगे बढ़े यदि आपको समझ में आ गया हो तो। यस सर। ठीक, अब आते हैं अपन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पे। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोले क्वांटिटी, जब भी मैं क्वांटिटी शब्द का मतलब यूज़ कर रहा हूँ, सो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट और वी कैन से अबाउट क्वांटिटी। इसके अबाउट में मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है डिस्कस करने का। तो जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव इट मीन्स वी हैव टू ऑलवेज टॉक अबाउट क्वांटिटी। हम लोग किसकी बात करेंगे, हमेशा किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे। तो आप देख रहे हो, है ना, क्वांटिटी में मैंने लिखा हुआ है क्वांटिटी रिसर्च इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटिटी, और यदि मैं बोलूँ अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि जब मैं किसी भी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फिनोमिना रिलेटिंग और वी कैन से टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, कि क्या क्वालिटी आएगी उसकी, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि क्या क्या ह्यूमन बिहेवियर के रीजन से, जिसके कारण मतलब ह्यूमन बिहेव करता है, क्या क्या उसके बिहेव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आपका बिहेवियर कुछ अलग रहता है ना, रात में कुछ अलग बिहेवियर रहता है, ठीक है ना। तो जस्ट एग्जांपल ये आपकी सब जो चीज़ें आएगी, है ना, ये हम लोग काय में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, डिस्कवरिंग अंडरलाइंग मोटिव्स, डिजायर, यूजिंग इन डेप्थ, इंटरव्यू, किसी का इंटरव्यू लेना चाह रहे हो, एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च, रिसर्च डिजाइन टू फाइंड आउट हाउ पीपल और वी कैन से सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो अ, ये सब एग्जाम्पल आप जो देख रहे हो, बिहेवियर और ये सब क्या है, ये ऑल आर द क्वालिटेटिव रिसर्च। मतलब बिहेवियर मतलब एक तरीके से आप ये देख रहे हो कि कहीं ना कहीं हम उसकी क्वालिटी डिनोट करना चाह रहे हैं किसी एक, जैसे फॉर एग्जांपल अब कंक्रीट की आप बात करना चाहते हैं, तो कंक्रीट में आप देखेंगे तो कंक्रीट का बिहेव कैसा है, तो आपको क्या करना है, कंक्रीट का बिहेव मतलब उसमें क्रिप प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी, तो दिस ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव में क्या आएगा कि वो क्यूब कितने डायमेंशन का है,
उसकी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी निकालना चाहते हो, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आएगी, है ना, उसकी क्या क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, ये सब आपका कहाँ में आएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। क्लियर हो गया सभी को कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा। तो क्वांटिटेटिव का मतलब यही कि मतलब आप उसकी क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट, उसकी यूनिट्स, है ना, उसकी टेस्टिंग, उसका पूरा वी कैन से फेल्यूर एनालिसिस, ये सब आएगा कहाँ में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या आएगा, उसका बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या, जैसे वो कंक्रीट को आपने लोड लगाया तो उसकी क्रैक्स कहाँ पर आई, ठीक है ना, और किस तरीके से वो बिहेव किया, वो टूट गया, ठीक है ना, उसका पर उसका मेजरमेंट आपको करना है तो आपको क्वांटिटेटिव में जाना पड़ेगा, पर उसके बिहेवियर को स्टडी करना है तो यू हैव टू कंसिडर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ तक अपने तीन टाइप अपन ने पढ़ ली हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल और इम्पेरिकल। तो कंसेप्चुअल और इम्पेरिकल में सिर्फ फर्क एक ही, यदि आप देखोगे शब्द का है। कंसेप्चुअल का मतलब मैं किसी आइडिया के बारे में या थ्योरी के बारे में रिलेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, किसी आइडिया और थ्योरी के बारे में रिलेट कर रहा हूँ। इट इज़ अ जनरल वी कैन से फिलोसोफर और थिंकर टू डेवलप अ न्यू कंसेप्ट। जैसे कोई कंसेप्ट आपने डेवलप किया, आपने क्या करा, एक कंक्रीट था, उस कंक्रीट पे आपने क्या करा, सीटीएम से लोड लगाया, ठीक है ना। तो लोड लगाने के बाद में क्या हुआ, कोई ना कुछ थ्योरी तो थी, हाँ किसी ने थ्योरी दी हमको कि भैया हम लोग सीटीएम में उस कंक्रीट को 150 बाय 150 बाय 150 mm का मैं क्यूब बनाऊंगा। 150 बाय 150 बाय 150 mm का ही क्यूब क्यों बनाऊंगा। सो देर इज़ उसके बिहाइंड में कोई थ्योरी है, कोई आईएएस कोड है, कोई आईएएस रिकमेंडेशन है। फिर उसके बाद में आपने उसमें लोड अप्लाई किया, तो लोड अप्लाई करने के बाद में आपको ये पता है कि भैया 90% तक के यदि मेरे पास मैंने क्यूब कास्ट किए तो 90% क्यूब्स जो भी मैं कास्ट कर रहा हूँ, है ना, 3 डेज 7 डेज 14 डेज 28 डेज, इन सब की जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उनको टेस्ट करने के बाद 90% जो क्यूब से मेरे वो क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए मेरी टेस्टिंग से। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया जो भी मेरी मान लो M20 मैंने कंक्रीट यूज़ किया और उसकी यदि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मैं बोलो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यदि उसकी यूनिट आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 90% क्यूब्स मतलब 90% क्यूब मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपने 3 मतलब आपने करीबन 9 क्यूब्स कास्ट किए और 9 क्यूब्स का 90% यदि आप निकालोगे तो करीबन आप देखोगे तो करीबन आपके 6 से 7 क्यूब जो हैं वो 6 से 7 क्यूब जो है वो आपके क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और उनकी स्ट्रेंथ कितनी आना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यदि वो आ जाती है इसका मतलब आपका जो रिसर्च है वो प्रॉपर है ना, और वी कैन से थ्योरी जो है वो प्रॉपर है। लेकिन यदि वही चीज़ यदि इंपेरिकल हो जाती है ना, इंपेरिकल मतलब क्या हो गया कि आपने उसके ऑब्जर्वेशंस लेना है। अब ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थ्योरी तो ले ली आपने, थ्योरी मतलब आपको क्यूब कास्ट करना है 100 बाय 150 बाय 150 mm का, उस पर लोड अप्लाई करना है। लेकिन जब आप उसका रिसर्च करने जाओगे तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब क्या हो गया, जो रिलाय करता है एक्सपीरियंस पे या ऑब्जर्वेशन पे, ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। इट इज़ अ डाटाबेस। ये क्या होता है, केवल डाटाबेस रिसर्च होती है और कमिंग अप विद द कंक्लूजन विच आर केपेबल ऑफ बीइंग। अब आपने क्या सोच लिया, आपने बोला कि मैंने एक इक्वेशन बना ली फॉर एग्जांपल, क्या कि मेरे को टारगेट मीन स्ट्रेंथ चाहिए, और जो कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस कुछ एक फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये क्या है, एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसके पीछे की जो भी कंसेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं से हमको रिकमेंडेड हुआ है। और वो कहाँ से रिकमेंड हुआ, IS 456 2007 है ना, 2000 से, है ना। तो ये क्या है, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि कंसेप्ट क्या होता है और इंपेरिकल रिसर्च क्या होती है और कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होती है। कंसेप्चुअल रिसर्च मतलब क्या, सिर्फ एक आइडिया या थ्योरी है, लेकिन यदि आप उसको मतलब ऑब्जर्वेशन की टर्म्स में यदि आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन करने के बाद पे यू हैव टू कम एक ऑन पर्टिकुलर कंक्लूजन। फिर आपने जब उस ऑब्जर्वेशन का या सैंपल का टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद आपको एक कंक्लूजन मिला, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आपकी इंपेरिकल कैटेगरी में आ जाएगा, या इंपेरिकल रिसर्च आपकी इस टाइप से होती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। और यदि अपन इसको पढ़ें
हाँ, इसको और यदि अपन पढ़ना चाहें तो जनरली क्या होता है कि इट इज़ द बेस्ड ऑन आइदर पर्पस ऑफ रिसर्च, इसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है ऑन द एनवायरनमेंट इन विच रिसर्च इज डन। ये भी एक अलग टाइप की रिसर्च होती है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्च फैक्टर्स होते हैं। तो अभी तक अपन ने 3 से 4 रिसर्च के टाइप पढ़े, उसके बाद भी और दूसरे टाइप्स हो सकते हैं। ये टॉपिक आपको ये बताना चाह रहा है ना, कि जो इसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्च हो सकते हैं। जैसे सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च भी हो सकता है आपका, सेवरल टाइम पीरियड रिसर्च भी हो सकता है, फील्ड के अंदर भी सेटिंग हो सकती है रिसर्च की, लेबोरेटरी के अंदर भी हो सकती है, साइमुलेशन भी हो सकता है। साइमुलेशन मतलब क्या है कि हम लोगों को जो भी कोई सिस्टम को यदि एनालाइज करना है तो उसका साइमुलेशन मतलब कहीं ना कहीं यू हैव टू वी कैन से टॉक अबाउट मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग एक सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग उसका साइमुलेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जनरली इसके अलग अलग टाइप्स हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 से 4 टाइप बताया। पहला मैंने आपको बताया था एप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा था आपका क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, ये हमारा दूसरा था। तीसरा मैंने आपको बताया कंसेप्चुअल वर्सेस इंपेरिकल। तो ऐसे करके अपन लोगों ने कितने टाइप की रिसर्च पढ़ी है, कोई मेरे को बताएगा काउंट करके, ताकि मेरे को पता लगे कि भैया आप क्लास में अटेंटिव है। कौन सा बेटा, कौन सा? डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। हाँ, डिस्क्रिप्टिव ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया डिस्क्रिप्ट, है ना। टाइप्स ऑफ रिसर्च है ना सर वो भी। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैंने कितने पढ़े टोटल? 1 2 3 है ना, 4 टाइप के मैंने, और उसमें भी मैंने मतलब वर्सेस आप देखोगे तो टोटल 8 टाइप की रिसर्च मैंने आपको पढ़ा दी है ना। तो पहला आपने देखा डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, बराबर है। दूसरा फिर मैंने पढ़ा आपको अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, और फोर्थ मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया अभी कंसेप्चुअल वर्सेस इंपेरिकल, बराबर है। और फिर आखिरी में मैंने आपको ये भी बताया कि इन 6 या 7 और 8 टाइप के अलावा दूसरे टाइप का भी रिसर्च हम लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब आपको टाइप ऑफ रिसर्च तो समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं, टाइप तो अपने को समझ में आ गया कि भैया कौन से टाइप की रिसर्च। हाँ जी, ये एनालिटिकल और एम्पिरिकल में क्या डिफरेंस होगा? एनालिटिकल और एम्पिरिकल रिसर्च। अच्छा, एनालिटिकल और एम्पिरिकल मैंने आपको बताया ना। देखो एनालिटिकल और एम्पिरिकल का है ना, एनालिटिकल अलग है, दोनों सेम लग रहा है सर। अच्छा नहीं, एनालिटिकल में क्या है, देखो ये अप्लाइड था आपका, आपने क्या बोला मुझको, एनालिटिकल और एम्पिरिकल। ये आपका एम्पिरिकल है और ये आपका एनालिटिकल है। देखो इसमें क्या है, एनालिटिकल में जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट की फाइंडिंग करते हैं, बराबर है ना। मतलब रिसर्चर जो है जिसका डाटा आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जैसे आप अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आपको आने वाले अर्थक्वेक का स्टडी करना है तो आपको पास्ट डाटा होना चाहिए आपके पास में, तभी आप आने वाले अर्थक्वेक के बारे में स्टडी कर पाओगे। या ऐसा मैं बोल दूं, आने वाली फ्लड के बारे में आपको स्टडी करना है तो आपको पुराना पास्ट डाटा पे जाना पड़ेगा। तो आपके पास में पुराना पास्ट डाटा होगा और उस पास्ट डाटा को आप एनालाइज करोगे। मतलब यू हैव ऑलरेडी, अब पास्ट डाटा आपके पास था और उस पास्ट डाटा को आपने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद में है ना एक उसका इवोल्यूशन किया, तो उस टाइप के रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। और इंपेरिकल रिसर्च का मतलब हो गया कि ऐसी रिसर्च जो किसी इंपेरिकल फॉर्मूला पे डिपेंड करती है। मतलब या तो कोई आपने आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए और उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही आपको ऐसे मिनिमाइज करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है ना। तो ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो है ये आपका किस में होगा, ये आपको इंपेरिकल में होगा। लेकिन एनालिटिकल में ऐसा नहीं होगा। एनालिटिकल में तो क्या है, आपके पास में डाटा है, आपको उसका डाटा का रिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन यूज़ करो, आप ऑटो कोरिलेशन यूज़ करो, रिग्रेशन यूज़ करो, है ना। तो इस टाइप का जो भी आपका मतलब स्टडी होगा या रिसर्च होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपेरिकल रिसर्च बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कोई पुराना डाटा है, उस डाटा को आपने एनालाइज किया, आपने उसको क्रिटिकल एवोल्यूशन किया, उसका कुछ रिजल्ट आया, है ना। अब आपने जो रिजल्ट निकाला उसका ऑटो रिलेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन ये सब किया,
और बहुत सारे एनोवा मॉडल्स भी होते हैं। इन सब का वो करने के बाद में आपका जो भी रिजल्ट आया वो एनालिटिकल, आपने उसका एनालिसिस किया तो वो हो जाएगा उसका क्या, एनालिटिकल रिसर्च। और इंपेरिकल रिसर्च मतलब क्या हो गया कि आपने शुरुआत में ही एक फॉर्मूला यूज़ कर लिया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूँ, जैसे मान लो जेड, मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला यूज़ किया। क्या करना था मेरे को मैंने शुरुआत में डिसाइड कर लिया कि z इज इक्वल्स टू ax प्लस, या बोल दिया x प्लस bx प्लस c, और मेरे को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है, इस z को, या फिर मेरे को इसको मिनिमाइज करना है। क्या करना है, इसको मेरे को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो ये मैं पहले डिसाइड कर लिया, मतलब मैंने क्या करा, एक इंपेरिकल चीज का या इंपेरिकल फॉर्मूले का मैंने यूज किया, है ना, और इसके बेस पे फिर मैंने ये डिसाइड किया या मैंने मेरे रिजल्ट्स फाइंड आउट करे कि मेरा जो क्या इन पैरामीटर्स को चेंज करने के बाद में मेरा ये जो पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे सीपीएम वाले बैठे होंगे क्लास में ये अटेंड कर रहे होंगे, तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। तो मेरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों जब तक मेरे पास में नहीं मिलेगी तब तक मेरा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब ये पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, ये पूरा एक इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है पूरा, लेकिन इस इंपेरिकल फॉर्मूला में आप जैसे दोनों के बीच में आपको क्लियरली डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। तो डाटा में आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंपेरिकल, यदि यूज़ करेंगे उसमें वर्ड, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक फॉर्मुलेशन यूज़ करना पड़ेगा, एक इंपेरिकल टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। और एनालिटिकल की यदि मैं बात करूँगा तो उसमें मैं डाटा ड्रिवन मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को पूरे पास्ट डाटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें फिर उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना पड़ेगी, उसका ऑटो रिलेशन, को रिलेशन, रिग्रेशन, ये सब मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस तरीके की जो रिसर्च होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। तो ये डाउट समझ में आ गया, है ना। अब आता है अपन मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने रिसर्च क्या होती है वो पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो पढ़ लिए, मोटिवेशन कहाँ से होता है ये पढ़ लिया, रिसर्च के टाइप पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग कि जब हमको सब पूरा समझ में आ गया तो भैया रिसर्च की मेथड कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास में, और उन रिसर्च मेथड जो अवेलेबल है उस मेथड से हम लोग हमारी रिसर्च में क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, क्या क्या रिसर्च मेथड अवेलेबल है, क्या क्या रिसर्च टेक्निक अवेलेबल है, और उन टेक्निकों से फिर हम लोग कौन सी हमारी मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, है ना। उसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो टॉपिक में लिखा है रिसर्च मेथड वर्सेस मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथड, या मैं ऐसा बोलूँ टेक्निक की बात करूँ आगे, है ना। तो रिसर्च टेक्निक क्या है, बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट वी हैव यूज्ड इन परफॉर्मिंग रिसर्च ऑपरेशन such as making observation, recording data, technique of processing data, है ना, and the like. Then the research method अलग चीज हो गई, refers to the behavior and instrument used in selecting and constructing research technique, है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। जैसे मैं बात करता हूँ लाइब्रेरी रिसर्च, क्या बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये पहले वाले टॉपिक की, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे को फॉर एग्जांपल रिसर्च करना थी, तो पहले के टाइम पे तो किसी के पास में कंप्यूटर था नहीं। पहले के टाइम में तो सब डाटा जो है वो बेसिकली क्या है, या तो रिटन फॉर्म में होता था, है ना। तो जो रिसर्चर्स थे वो क्या करते थे, बुक पढ़ते थे, है ना, या किसी की थीसिस पढ़ते थे, है ना, और फिर उस या लाइब्रेरी में जाके थीसिस पढ़ते थे, ठीक है। और फिर क्या करते थे, जो भी उसमें से चीज़ें होती थी वो फाइंडिंग करके अपनी खुद की एक टेक्निक यू डेवलप करते थे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि लाइब्रेरी रिसर्च क्या है, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, लाइब्रेरी रिसर्च क्या है, रिसर्च का टाइप है। क्या है रिसर्च का, क्या बोला मैंने, रिसर्च का टाइप है, वेरी गुड। उसकी मेथड कौन सी है, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, या मैं ऐसा बोल दूं एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने वही बोला आपको कि जब आप लाइब्रेरी, आपने रिसर्च की टाइप डिसाइड कर ली, रिसर्च की मेथड क्या डिसाइड करी कि मेरे को पुरानी जितना भी मेरे पास में डाटा अवेलेबल है लिखित में, है ना, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है लिखित में, उनका एनालिसिस करना है। तो वो क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गया आपका रिसर्च का टाइप,
ये क्या हो गई आपकी रिसर्च की मेथड। अब उस रिसर्च की टेक्निक क्या होगी, मतलब ये जो डाटा या रिकॉर्ड अवेलेबल था, ये जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, आपने क्या करा, उसकी रिकॉर्डिंग करी नोट्स की। क्या आपने उसका कंटेंट एनालिसिस किया, क्या आपने उसकी टेप या वीडियो या फिल्म लिसन करी या उसको एनालाइज किया। ये सब क्या हो गई, उसकी टेक्निक हो गई। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने लाइब्रेरी में से डाटा को उठाया, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल थे, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, और उसी डॉक्यूमेंट की या डाटा की हेल्प से मैंने उसमें क्या करा, स्टैटिकल कॉम्प्लिकेशंस जो थे या मैनिपुलेशंस थे, उन सब का एनालिसिस किया, कंटेंट एनालिसिस किया, या ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर उसका स्केल किया, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, मेरी टेक्निक आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे को रिसर्च करनी थी, तो मेरे पास तीन चीज़ें थी मेरे पास। पहले तो मैं रिसर्च की टाइप डिसाइड करूँ कि क्या मैं वो रिसर्च लाइब्रेरी से करूँगा, क्या वो मैं रिसर्च फील्ड से करूँगा तो फील्ड रिसर्च, या मैं क्या वो जो रिसर्च है वो लेबोरेटरी से करूँगा। तो मतलब मेरे पास 3 टाइप की रिसर्च हो गई। बराबर है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 3 टाइप की मेरे पास में रिसर्च अवेलेबल है। जैसे कि आपको अभी क्या मिलेगा भैया, अभी आप 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए, आपको डिसाइड करना है कि आपको फील्ड वाली थीसिस करना है या ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब डाटा आपको ऑब्जर्व करना है, मतलब आपको एक तो फील्ड का हो गया, एक आपका लैब का हो गया, है ना, और दूसरा क्या हो गया कि जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसी का आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब साइमुलेशन मॉडल आप निकालोगे। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके पास में एक क्वेश्चनर रहता है, क्वेश्चनर सर्वे करते हैं वो। ठीक है ना, तो वो डाटा तो क्वेश्चनर मतलब क्या, वो जो क्वेश्चन है वो उनने कब बनाए, उनके पास में मान लो पिछले 30 साल में इंदौर के कंस्ट्रक्शन की मेरे को स्टडी करना है कि पिछले 30 साल से इंदौर का कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँच गया। ठीक है ना, तो मैं कैसे करूँगा, मैं सर्वे वर्क करूँगा, फिर एक के पास जाऊँगा, है ना। तो एक के पास जाऊँगा तो मेरे को नया डाटा मिलेगा, पुराना डाटा तो मिलेगा नहीं। तो मेरे को पुराना डाटा चाहिए होगा तो मेरे को लाइब्रेरी ढूंढना पड़ेगी, या फिर मेरे को कोई एक बोर्ड ढूंढना पड़ेगा जो पूरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डाटा, है ना, या फिर मैं आईडीए के पास जाऊँगा, है ना। तो आइडिया से मैं बोलूँगा कि मेरे को पूरा जितने भी अभी तक कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, है ना, या टीएनसीपी डिपार्टमेंट जाऊँगा, वहाँ पूछूंगा कि कितने टाइप के कितने लेवल की यहाँ पे इंदौर में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो मेरे को कम से कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, पुराने डॉक्यूमेंट्स किसी अथॉरिटी से मांगने पड़ेंगे। तो जो ये पहले टाइप की रिसर्च है वो क्या हो जाएगी, आपकी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च हो गई, मतलब लाइब्रेरी रिसर्च हो गई। क्या हो गई, जिसमें आपको डाटा चाहिए, क्या चाहिए, डाटा चाहिए। लेकिन फील्ड रिसर्च क्या हो गई, इसमें मतलब कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लेने जाओगे फील्ड में। ठीक है ना, किसी पार्टिसिपेंट से ऑब्जर्वेशन लोगे, या फिर मास ऑब्जर्वेशन लोगे, या फिर मेल क्वेश्चनर करोगे, या फिर ओपिनियन लोगे, पर्सनल इंटरव्यू लोगे, फोकस इंटरव्यू लोगे, ग्रुप इंटरव्यू लोगे, टेलीफोनिक सर्वे करोगे, या फिर किसी के लाइफ हिस्ट्री को या केस स्टडी को पढ़ोगे। ये क्या हो जाएगी, इसकी मेथड्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मेथड हो गई, वैसे ये फील्ड की मेथड ये हो गई। और लेबोरेटरी रिसर्च मतलब क्या हो गया, स्मॉल ग्रुप स्टडी ऑफ रैंडम बिहेवियर प्ले एंड रोल एनालिसिस। मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या करा, किसी की ग्रुप स्टडी कर सकते हो आप, या सिंगल स्टडी कर सकते हो। ये आपकी मेथड जनरली हो गई। अब हाँ सर एक डाउट ये है कि जैसे अगर जो अपन सारा डाटा अपन ही करते हैं, जो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, हाँ, वो सर कौन से रिसर्च, मतलब लाइव प्रोजेक्ट के अंदर बात करोगे तो फील्ड रिसर्च होगी ना। फील्ड देखो, नया डाटा निकाल रहे हो, फील्ड पे काम कर रहे हो। जैसे मेट्रो बन रहा है ना, तो मेट्रो बन रहा है। अब मेट्रो का वर्क तो कब से चला आ रहा है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है ना। और अभी तक कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रह रहा है ना। मतलब अभी तक जो है, मतलब 90% अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं 100% हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उसमें वर्क तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, है ना। अभी पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी एक ही फेज चालू हुआ है, फिर सेकंड फेज चालू होगा, है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही है। लेकिन यदि आपको पूरे प्रोजेक्ट के एनालिसिस करना है तो आपको पास्ट डाटा भी आपको चाहिए। तो पास्ट डाटा चाहिए तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको पुरानी
जो भी डाटा है अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। अब मेट्रो जो भी डेवलप कर रहा है, अब जैसे सर भी हम लोगों के साथ में है ना, तो मेट्रो का जो भी डाटा चाहिए वो अपने को एक अथॉरिटी हमारे पास अवेलेबल है इंदौर में, तो उस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उनसे आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी कि हाँ भैया हम एमटेक स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हमको पूरा डाटा दिया जाए। अब वो डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन अब आप कौन से टाइप की रिसर्च, उसमें आपकी क्या टेक्निक अप्लाई करना चाहते हो आप, ये आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? टाइप भी आपको डिसाइड करना है, मेथड भी आपको डिसाइड करना है, और मेथडोलॉजी या टेक्निक भी आपको डिसाइड करनी है। लेकिन उसको अपने को एक नाम देना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो है ना, वो किस टाइप का है, किस मेथड का, और किस टेक्निक आपने खुद की डेवलप करी है। तो ये अल्टीमेटली मैं आपको पढ़ाने की यही कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास में जो टाइप है वो टाइप भी लाइब्रेरी की भी हो सकती है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट, कोई फील्ड भी हो सकता है रिसर्च, और कोई लेबोरेटरी रिसर्च भी हो सकता है। जब आपका टाइप डिसाइड हो जाएगा तब आप मेथड इन दोनों में से कोई सा भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मतलब पुराने रिकॉर्ड भी ले सकते हो, और या फिर उसका एनालिसिस कर सकते हो, ये आपकी मेथड हो जाएगी। और उसके बाद में आपके पास में आपकी टेक्निक अवेलेबल है, या आपने जो भी उसका एनालिसिस किया, मतलब स्टैटिकल एनालिसिस लिखा ना, स्टैटिकल कॉम्प्लिकेशंस और मैनिपुलेशन। क्या क्या होता है कभी कभी कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने बोला अभी कि लाइव प्रोजेक्ट है मेरे पास में, बराबर है ना, किसने, कुणाल ने पूछा था ना क्वेश्चन। तो जैसे मान लो आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है, जैसे लाइव प्रोजेक्ट है ना। अब लाइव प्रोजेक्ट में क्या है, अब आप लाइव प्रोजेक्ट में कोई डाटा जो है वो डॉक्यूमेंटेड हुआ होगा तो आपको बराबर मिलेगा, है ना। तो उसका एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा ना। अब मान लो आपने 2020 से लेके 2025 तक का कोई लाइव प्रोजेक्ट का डाटा आपको मिल गया, और मैं ऐसा बोलूं कि उस 2022 में जब कोरोना था, उस कोरोना में कोई एक डाटा मिस हो गया, मतलब डाटा मिस हो गया, मतलब क्या आ गया आपके पास में डाटा का कॉम्प्लिकेशंस हो गया, है ना। या मैं ऐसा बोलूं कि वो कंपाइलेशन जब किया आपने तो उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग मिला, तो आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको हेल्प से, या ऐसा मैं बोलूं कि मिसिंग डाटा को कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, है ना, और स्टैटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप उसमें उसको करेक्ट कर पाओगे। और ये किसने बताया आपको कि उसका स्टैटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा? ये आपने खुद ने डिसाइड किया कि मेरे को खुद को उसका स्टैटिकल एनालिसिस करना है ना। तो ये आपकी खुद की मेथड हो गई, ये आपकी खुद की टेक्निक हो गई, आपकी खुद की मेथडोलॉजी हो गई। समझ गए? तो ये आप देख रहे हो, उसको जब आप ध्यान से पढ़ोगे, है ना, तो इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी है। जैसे मेरे को मान लो फील्ड रिसर्च करनी है, और फील्ड रिसर्चर में मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को क्या करना है, किसी का पर्सनल इंटरव्यू लेना है। क्या लेना है? फील्ड रिसर्च में मैंने ये मेरी टाइप डिसाइड कर ली मैंने, पहली चीज़। दूसरा, मैंने पर्सनल इंटरव्यू लिया उसका, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में भी मैंने क्या किया, उस पर्सनल इंटरव्यू में मैंने क्या करा कि कुछ ना कुछ मेरे ओपन या क्लोज्ड क्वेश्चन, है ना, कुछ मेरे प्रोजेक्ट के से रिलेटेड अच्छी चीज़ें, है ना, कुछ मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेकार चीज़ें, कुछ कॉजेज़ और डिले, है ना, कुछ मतलब इंसेंटिव्स, ये सब मैंने डिसाइड करे कि भैया मैं ये चीज़ें पूछूंगा, है ना, सामने वाले से। जैसे लाइव प्रोजेक्ट, जैसे कुणाल ने बोला कि सर एक लाइव प्रोजेक्ट है मेरे पास में, है ना। अब वो लाइव प्रोजेक्ट है तो मैं उस प्रोजेक्ट पर जाऊंगा तो मेरी फील्ड रिसर्च होगी। पहली बात तो मैं पहुंच गया वहाँ पे डाटा लेने के लिए। एक सुपरवाइजर से तो मैं बात करने से रहा, मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करी। हर एक इंदौर में 50 प्रोजेक्ट है तो 50 प्रोजेक्ट मैनेजर से मैंने बात कर ली, और उन 50 प्रोजेक्ट मैनेजर को मैंने क्या करा, मेरे इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे वो तो सेम ही थे। मान लो 30 क्वेश्चन थे मैंने वही पूछे कि भैया पहले तो ये बताओ मेरे को कि ये जो प्रोजेक्ट है कब चालू हुआ, स्टार्टिंग डेट, एंड कब हुआ, स्टार्ट हुआ तो बीच में क्या क्या कॉजेज डिले आए, और कॉजेज डिले के कारण मेरे टोटल की प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी बढ़ी, डिले के कारण मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी और डिले के कारण कॉस्ट कितनी हो गई। ऐसे ही फिर मैं दूसरे साइट पे गया, वही चीज़ मैंने सेम पूछी। ऐसे मैं तीसरे के पास गया, वही चीज़ सेम पूछी। 4, 5, 6 से करके मैंने 50 प्रोजेक्ट मैनेजरों का इंटरव्यू ले लिया, और मेरे जो भी क्वेश्चंस डिसाइडेड थे उन्हीं डिसाइडेड क्वेश्चन से मैंने पूरा उसका एनालिसिस किया, और फिर मैंने उसको एक स्केल में डिवाइड कर दिया कि 1 से लेके 30 तक के मेरे जो क्वेश्चन थे उसमें किसी ने मेरे को अच्छा जवाब दिया, किसी ने मेरे को बोला कि नहीं साहब नहीं हो पाया मेरे से, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया, है ना। तो एक तरीके का क्वेश्चनर मेरे पास में डेवलप हो गया, और उस क्वेश्चनर को मैंने क्या करा, 30 क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मेरे पूरे सिस्टम को मैंने एनालाइज कर लिया। तो ये मेरी रिसर्च मेथडोलॉजी हो गई,
और मैंने एक कंक्लूज़न फाइंड आउट कर लिया और मैंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि मेरी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स थी वो ये थी। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया रिसर्च मेथड वर्सेस मेथडोलॉजी। ठीक, बाकी तो ये इसमें मतलब थ्योरी दे रखी है ना। अब यदि आप रिसर्च मेथडोलॉजी को समझना चाहें, है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ कि रिसर्च मेथडोलॉजी वही चीज़ हुई, मतलब आपको क्या करना है, इट इज़ अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। समझ गए ना? समझे? मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आपने, है ना, मैंने बोला ना आपको एक प्रॉब्लम आपको खुद ही ने आपने दिमाग में सोच रखा था कि मेरे को मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे करना है, मेरे को मुझे प्रोजेक्ट को कि कम से कम कॉस्ट लगे, तो उस कम से कम कॉस्ट को आपने सोच रखा था, उसके हिसाब से आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाए, फॉर्मुलेशन किया और एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी बनाई आपने और उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व किया, कंक्लूजन पे पहुँचे, फाइंडिंग्स पे पहुँचे। तो इस तरीके से जो भी मतलब पॉइंट्स होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं, बराबर है। और इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस भी होते हैं, है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको मीन, आपके डाटा का मीन, मॉड, मीडियन, है ना, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा का टेस्ट होते हैं कुछ, काय स्क्वायर टेस्ट, ये सब आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल एन आर्किटेक्ट क्या करता है, हु डिज़ाइन अ बिल्डिंग has to concisely evaluate the basis of his decision. He has to evaluate why, on what basis he selects particular size, number of location of door, window, ventilator, है ना, particular material and not others, and the like we can say the research methodology has many dimension and research methods do constitute a part of research methodology। ठीक है ना। मतलब इसने एग्जाम्पल में ये बताना चाहे कि जैसे एक आर्किटेक्चर होता है, एक आर्किटेक्ट होता है, वो अपने किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कैसे देता है ना, आर्किटेक्चर कैसे डिसाइड करता है, तो वो ये सबसे पहले तो उसके पास एक पूरे लोकेशन डिसाइडेड होती है, एक मतलब एक पूरा डायमेंशन होता है, मान लो 30 बाय 50 का 1500 स्क्वायर फीट का, उसके पास में कोई जगह का प्लान या कोई जगह है जिसकी उसको प्लानिंग करनी है, तो वो साइज़ के हिसाब से, है ना, वेंटिलेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, डोर, विंडो, इनकी पोजीशन डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो वो उसकी मेथडोलॉजी है, समझ पा रहे हो, वो किसकी मेथडोलॉजी है, आर्किटेक्ट की मेथडोलॉजी है। लेकिन यदि एक सिविल इंजीनियर की बात करोगे तो वो क्या देखेगा, उसका स्ट्रक्चर देखेगा कि भैया यहाँ पर यदि इनने ओपन स्पेस कर दिया है, यहाँ पर इनको आगे हॉल चाहिए, तो बीम में मेरे को सरिये ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तो मेरे को जो मेरा बीम है उसको हेवी करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को 1 वे स्लैब देना पड़ेगी कि 2 वे स्लैब देना पड़ेगी। तो सिविल इंजीनियर का अलग मेथडोलॉजी है, आर्किटेक्चर का अलग मेथडोलॉजी है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप की रिसर्च करी है, कौन सी मेथड आप फॉलो करोगे और उस मेथड की हेल्प से आप आपकी खुद की क्या रिसर्च टेक्निक डेवलप करोगे, रिसर्च मेथडोलॉजी अडॉप्ट करोगे, वो आपको मतलब आपकी रिसर्च में करना होता है। अब बोले सर ये तो आपने बता दिया, तो अब रिसर्च मेथडोलॉजी या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि रिसर्च प्रोसीजर, क्या बोलूँगा, रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च प्रोसीजर। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। दिख रहा है आपको? तो मैंने आपको बोला बिफोर एम्बार्किंग ऑन द डिटेल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी एंड टेक्निक इट सीम्स अप्रोप्रिएट टू प्रेजेंट अ ब्रीफ। मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि पहले तो मैंने आपको रिसर्च टाइप बता दी, फिर रिसर्च मेथड बता दी, अब रिसर्च टेक्निक के अंदर जो प्रोसीजर होता है उसकी एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बता रहा हूँ? रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर जो प्रोसेस होती है या रिसर्च प्रोसेस होती है ना, वो मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? अब मैंने आपको ये बता दिया कि रिसर्च आपने करना चालू कर दिया है, अब आपके पास में रिसर्च की क्या क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में मैं आपका, है ना, आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से करी, यहाँ से, बराबर है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन? तो फर्स्ट अपनी क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप अपनी हो गई पहले, तो पहली जैसे क्या कि आपको रिसर्च करना है, तो किस पे रिसर्च करना है, कैसी रिसर्च करना है, कब रिसर्च करना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा है ये कोई बताएगा पढ़ के?
तो चार्ट ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है सर, बाकी ऊपर का तो दिख रहा है, चार्ट में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। वर्ड छोटे हैं ना, अब दिख रहा है सर, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें पहला आप देखोगे ध्यान से, तो पहली चीज़ क्या लिखी दिख रहा है, तो पढ़ के बताओ। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। वेरी गुड, मतलब हमको हमारी रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च करने बैठ गए, बराबर है ना, रिसर्च करना चालू कर दिया, लेकिन जब तक प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं है तो किसकी रिसर्च करोगे? तो अब ये रिसर्च प्रॉब्लम आपको खुद को बनानी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या हो गया उसका डिफाइन, मतलब आपको मान लो आपने एक इक्वेशन ले ली, मतलब मान लो z इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? a है, b है और c है, बराबर है? ये क्या है आपके वेरिएबल्स, ठीक है, ये वेरिएबल्स है, कांस्टेंट नहीं है, क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इसमें से ये z क्या है? ये z क्या है? क्या लिखा है मैंने, पढ़ के बताना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बराबर है ना? z मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ABC मेरे वेरिएबल, और मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि जो c है वो उसकी वैल्यू 0 है। क्या बोल दिया मैंने? जो c है ना, दिख रहा होगा आपको, c जो है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? c की वैल्यू मेरे पास क्या है? यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 ले ली, मतलब उसको एक कांस्टेंट ले लिया, या फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू पे ले ली 0.5। तो ये क्या हो गया मेरा? z मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ABC मेरे वेरिएबल, और उस ABC वेरिएबल्स में भी जो आपका c है वो क्या है? वो क्या है आपका? कांस्टेंट है। फिर दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आपने जब आपकी प्रॉब्लम डिसाइड कर ली, ठीक है ना, और आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, किसको? z को, ठीक है ना, या तो मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, है ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है, या तो उसको बढ़ाना है या फिर उसको कम करना है, यही चीज़ होगी। तो पहले तो अब आप इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थ्योरी अवेलेबल है ना, उसकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी, और प्रीवियस फाइंडिंग वो मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है ये मैंने? गूगल स्कॉलर, मतलब कहीं ना कहीं आपको पेपर्स पढ़ना पड़ेंगे। कौन से पेपर पढ़ना पड़ेंगे? रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? क्योंकि भैया वहीं से रिसर्च कहाँ, किस तरीके से रिसर्च रिव्यू कैसे करोगे आप? रिसर्च आर्टिकल से करोगे ना। तो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? सेकंड स्टेप लिटरेचर रिव्यू। तीसरा, जब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है ना, तो आपके पास में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? z इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें a में एक डाटा होगा जिसकी वैल्यू होगी 1 to n, b के पास भी b में भी कोई डाटा होगा जिसकी वैल्यू होगी 1 to n, और c जो है वो तो आपको लेना 0.5। तो ये जब आप इसमें ये जो डाटा ले रहे हो आप 1 to n, ये जो डाटा आपको मिला, इस डाटा जो आपको मिला, ये इसको वैलिडेट भी तो आप ही करोगे। कौन करेगा इसको वैलिडेट? आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइपोथेसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाइपोथेसिस करना पड़ेगा, ठीक। फिर आपने हाइपोथेसिस कर लिया, अब उसके बाद में आपने क्या करा? आपकी जो भी रिसर्च थी, अब उस रिसर्च की डिज़ाइन करी विद द हेल्प ऑफ दिस सैंपल। मतलब आपने इसको जब वैलिडेट कर दिया, अब आपने जब इसको वैलिडेट किया और आपने देखा कि मैं इसमें 100 सैंपल लेता हूँ तो ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मेरा ठीक से वर्क कर पा रहा है, ये 1000 सैंपल के लिए वर्क नहीं कर पा रहा है। तो मतलब आपने क्या करा? डिज़ाइन की आपने रिसर्च को, इंक्लूडिंग सैंपल की डिज़ाइन। और सैंपल की डिज़ाइन मतलब क्या? ये जो सैंपल की डिज़ाइन थी आपकी,
ये आपने देखा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है मेरे पास में, कुछ भी डाटा डाल दूंगा मैं तो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्व नहीं होगा। समझ गए? सर इसको assumptions बोल सकते हैं, हाँ, इसको assumptions बोल सकते हैं ये डिजाइन। अजम्पशन नहीं बोलते, इसको लिमिटेशन बोलते हैं। अजम्पशन मतलब तो क्या हो गया कि आपने उसको क्रिएट करने के पहले ही एज्यूम कर लिया। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने जब उस पूरे प्रोजेक्ट को डिसाइड किया तो आपने बोल दिया कि मेरे प्रोजेक्ट में बारिश नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गए? अजम्पशन हो गए, है ना। लेकिन आपने ये बोल दिया कि आपको प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, है ना, बारिश तो होएगी, लेकिन आपके पास में कुछ ही इक्विपमेंट्स ही अवेलेबल है, कुछ ही लेबर अवेलेबल है, ये आपकी लिमिटेशन हो गई। समझ गए? तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो चीज़ होना है वो तो होना ही है ना। तो अजम्पशन मतलब क्या, आपने अज्यूम किया, और लिमिटेशन मतलब क्या, आपके पास में रिसोर्सेज का लिमिटेशन है। तो लिमिटेड जो चीज़ें हैं उसके लिए आपकी लिमिटेशंस होती है। अजम्पशन मतलब यू हैव टू अज्यूम समथिंग, लिमिटेशन मतलब यू हैव टू लिमिट, आपने लिमिट कर दिया। और लिमिटेशन जो है ये है कि 100 सैंपल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका लिमिटेशन है। समझ गए? लिमिट मतलब 100 की लिमिट, 1000 नहीं हो सकता वो, और 200 भी नहीं हो सकता, सिर्फ 100 हो सकता है, तो 100 की लिमिट हो गई। ठीक है। अब जब सब ये हो गया तो डाटा को आप क्या करोगे? एग्जीक्यूट ही करोगे, बराबर है ना। अब 100 डाटा में यह पूरा प्रोजेक्ट आपका तैयार हो गया, 100 की आपकी डाटा सैम्पलिंग हो गई, 100 के ही डाटा ले सकते हो आप, 100 में ही आपका पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 100 जो डाटा है ना, अब उसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं। आपने जो 100 डाटा लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1 से लेके n तक की मैंने वैल्यू ली, कितनी? 100। अब मैं इसमें अलग अलग फैक्टर लगाऊंगा। क्या मैं बोलूँगा कि मेरे को नहीं, 1 से लेके 100 तक मेरा लिमिटेशन है, तो मैं 80 पे भी इसको रोक सकता हूँ, 70 पे भी रोक सकता हूँ, मेरी चॉइस है। तो मेरा जो पूरा सिस्टम है, मतलब रिसर्च क्या होती है, एक पूरी स्पेस आपने डिसाइड कर ली, वो स्पेस आपकी है 100 की। अब इसमें अलग अलग आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, टाइम की लिमिट लगाना है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 332 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसके अंदर 100 एक्टिविटी थी कंस्ट्रक्शन की। कितनी एक्टिविटी थी? 100। ठीक है। और 332 दिन क्या था मेरा टाइम? यस सर। तो मेरा टाइम भी लिमिटेड था और मेरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी लिमिटेड थी। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बराबर ना, तो मेरे 332 दिन से पहले ही मेरा प्रोजेक्ट हो गया। क्या हो गया? 332 दिन से मेरा प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कुछ नहीं, मैंने वहाँ पे उसको पूरा क्लोज कर दिया और वहाँ पे मैंने एनालिसिस कर लिया। अब ये एनालिसिस सही हुआ या गलत हुआ, ये आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग करना पड़ेगी कि आपका कलेक्टेड डाटा एग्जीक्यूट तो हो गया, क्योंकि आपने बोल दिया कि मेरा वर्क तो हो गया और मेरा वर्क 300 दिन में ही हो गया। ठीक है ना। तो अब जब मेरा डाटा सही हो गया कि 332 दिन के पहले मैंने मेरा पूरा काम कर लिया है, तो ही मैंने किसी कंपनी को मतलब सॉल्यूशन दिया। यदि 332 दिन या 335 दिन में मैं काम करके देता तो फिर मेरा इंजीनियर का होने का मतलब क्या था? समझ पा रहे हो? जो भी डिलेज थे, जो भी कॉजेस थे, उन सबको मैंने एनालाइज कर लिया और 332 दिन की जगह उस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने 300 दिन में ही पूरा खत्म कर दिया विथ सम इंसेंटिव्स, है ना। तो अब मेरा प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा? अप्रिशिएट किया जाएगा। तो अप्रिशिएट किया जाएगा तो फिर व्हाट ऑब्वियसली बात है, फिर मैं उसको वहीं पे एंड करके रिपोर्ट कर दूंगा, खत्म, इसको रिपोर्ट कर दिया। लेकिन कभी ये नहीं होता, 300 दिन में मेरा काम नहीं होता, तो फिर क्या होता? फिर से मैं उल्टा चलता वापस। ये आप देख रहे हो वापस में उल्टा चला। 300 दिन में क्यों नहीं हो रहा? इसके कुछ कॉजेज हैं, कुछ डिलेज हैं, है ना। तो इस 300 दिन में क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने वापस से क्या करा, डाटा को एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया? डाटा को जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि जो 100 कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, है ना, ये 100 कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब क्या, लेबर, इक्विपमेंट, मैन पावर सब आ गया इसमें, मशीनरी सब आ गया, लेबर भी आ गई, है ना, मैन पावर आ गया और इक्विपमेंट्स आ गए।
उस टाइम पे मैंने ये देखा कि मैंने प्रॉपर तरीके से मेरी शेड्यूलिंग प्लानिंग नहीं की थी, जिसके कारण से है ना मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 300 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं फिर वापस उल्टा गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने ये देख रहे हो आप, यहाँ तक मैं गया, रिपोर्ट कब तक नहीं करूँगा जब तक सही नहीं हो जाता। और यदि रिपोर्ट तो कर रही है मेरे को, क्योंकि रिसर्च तो मैंने कर ही रहा हूँ, तो मेरे को रिपोर्ट तो कर रही है, तो मेरे को फिर वापस से एक स्टेप पहले आना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद में फिर मैं डाटा को भी वापस देखूँगा कि डाटा में मेरे से कहाँ गलती हो गई। तो आप जब देखते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें CPM वाले हैं, तो आप देखते हो ना अपन प्रोजेक्ट की अपडेटिंग करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग तो पहले कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अपडेटिंग भी तो करते हैं ना। और उसके क्रिटिकल इवेंट, उसके फ्लोट, वो सब हम स्टडी करते हैं तभी फिर हम लोग एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। जब तक मतलब एक एक एक्टिविटी का यदि डिले हम लोगों ने कॉजेस नहीं पकड़े तो पूरा प्रोजेक्ट आपका कई दिनों तक, कई सालों तक डिले होता चला जाएगा। तो आपको उसकी अपडेटिंग तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत छोटे से छोटे से एक तरीके से बोलते हैं एक ही प्लेस पे मैंने आपको ये पूरा बता दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिसर्च प्रोसेस होती है। अब आप ये रिसर्च प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। इट डजेंट मैटर कि आपने स्ट्रक्चर ब्रांच ली है, CPM ली है, कोई जियोटेक का हो या कहीं का भी दूसरी ब्रांच का हो, उसको रिसर्च प्रोसेस तो यही फॉलो करनी पड़ेगी। क्या फॉलो करना पड़ेगी, पहले उसको रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब जो भी आप उसके अंदर पैरामीटर्स लोगे, है ना, तो उसी से रिलेटेड क्या क्या फाइंडिंग्स हो चुकी है उसकी स्टडी करना है। फिर उसका फॉर्मुलेशन करना है, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मुलेशन करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि आपने स्टडी कर लिया है तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेना है। आपका पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे मैंने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे क्या क्या डिपेंड करता है, तो बोले डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। उसके बाद में फिर बोले कि अलग अलग उसके इंसेंटिव्स, है ना, या फिर बोलूँ पेनल्टी, तो सब चीज़ें मेरे को उसमें क्या करना पड़ेगी, एड ऑन करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे मतलब असर पड़ सकता है। यदि मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा तो पेनल्टी बढ़ जाएगी, पेनल्टी बढ़ जाएगी तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और बढ़ेगी, समझ रहे हो ना। लेकिन यदि मैंने प्रोजेक्ट कम कर दिया, कम समय में कर दिया, तो मेरे को क्या होगा, जितना एस्टिमेटेड 2 करोड़ में प्रोजेक्ट होना था 2 करोड़ में मैंने करके दे दिया, बचा हुआ 20 लाख रुपए मेरे को कंपनी ने एज अ इंसेंटिव दे दिया, है ना। अब वो होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है ना, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन समझें तो वो इस तरीके से हो गया। ठीक है, फिर वही चीज़ आगे आप आगे देख रहे हो, है ना, और आप यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई देख रहे होगे, एक का मतलब है FF और दूसरे का मतलब है F का मतलब क्या हो गया, फीडबैक। आप आपके काम के बाद में फीडबैक लेते हो, है ना, और फिर उस फीडबैक को फॉरवर्ड करते हो। तो फीडबैक फॉरवर्ड होता है, मतलब आपने किसी से फीडबैक लिया, फिर उसको आगे भी तो फॉरवर्ड करोगे। आपने किसी सुपरवाइजर से पूछा कि भैया डिले क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि साहब डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो हमारे को पंपिंग मशीन पहुंचाई थी कंक्रीट जिसमें हम लोग डाल रहे थे, है ना, तो मतलब TM से खाली तो हो रहा था कंक्रीट, लेकिन वो पंपिंग में कुछ प्रॉब्लम थी तो कंक्रीट वहाँ बराबर पहुंच नहीं पाया, और बराबर पहुंच नहीं पाया तो वो स्लेब की कास्टिंग नहीं हो पाई। ठीक है ना, तो फिर क्या करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, उस चीज़ को पकड़ेगा और आगे कम्युनिकेट करेगा, तो फिर क्या होगा, नया पंपिंग हमको मिलेगा, है ना। तो वो जो नया पंपिंग का जो भी इक्विपमेंट मिलेगा हम लोगों को, फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो वो क्या होगा, फीडबैक फॉरवर्ड। किसने किया फीडबैक फॉरवर्ड, सुपरवाइजर ने PM को बोला, प्रोजेक्ट मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से, है ना, हम लोग उसका रिसर्च प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, मतलब कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल दूं आपको, आपकी पूरी MTech, क्या बोलूं, पूरी MTech ये एक इतने से फ्लो चार्ट के ऊपर है डिपेंड, समझ में आ गया। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरा बेसिक है। मैं आपको यहाँ पे टूल बताऊंगा आगे, है ना, ये आपका भी स्टेप बता रहा हूँ, मतलब आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है, बराबर है ना। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ कि किस एक एक कदम आपके लिए, जब आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल आपके पास में 7 स्टेप है, ये 7 स्टेप आप क्रॉस कर पाओगे तब आप जाके आपकी रिसर्च रिपोर्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपने डिफाइन करी थी, फिर यहाँ आपने लास्ट में रिपोर्ट करी, समझ गए। मतलब आपकी जो थीसिस फाइनली बाइंड होगी, या मैं ऐसा बोलूँ कि सोसाइटी को आप एक
किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देने वाले हो, वो आपको लास्ट में मिलेगा यहाँ पे, बराबर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, मैंने आपको ये पूरा प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसमें स्टेप दे रखी है उनने, वही चीज़ें दे रखी है जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आपको इतना तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अपने पास समय हमेशा कम ही रहता है, ठीक। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपन ये पूरा फ्लो चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट ही पढ़ रहे हैं। पहला क्या देखो, डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ लिखा है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कितने टाइप की रिसर्च प्रॉब्लम होती है? 2 तरीके की होती है। पहला जिसका नेचर होता है एंड दोज विच रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, मतलब जो रिलेट करती है, एक तो वेरिएबल से रिलेट करती है, मतलब एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कैसे, मैंने आपको ऐसे बताया कि z इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका नेचर क्या है, या तो ये मैक्सिमाइज होगा या तो ये मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो आपकी रिजर्व प्रॉब्लम का टाइप क्या हो गया कि पहला कि उसका नेचर क्या है, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, किस टाइप का है, वो उसका क्या हो गया, नेचर हो गया। समझ गए। दूसरा सिरा देखोगे आप तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में ये वेरिएबल्स होते हैं कुछ 1 2 3, उसमें से भी मैंने बोल दिया कि जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, या ऐसा बोल दिया कि a जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के वो बीच में रिलेशन हो गया, तो ये रिलेशन हो गया। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपका नेचर कैसा है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके से लेना चाह रहे हो आप, मैक्सिमाइज करोगे, मिनिमाइज करोगे, और इन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के ऊपर कौन कौन से वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं वो भी आपको नेचर के अंदर आ जाता है, ठीक है, या रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। तो पहला फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये आपको समझ में आ गया। अब लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि गूगल स्कॉलर से आप पेपर को उठाओ पढ़ो, ये तो आजकल का तरीका है, लेकिन पहले क्या करते थे लोग, मतलब लिटरेचर सर्वे के मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, अब आप लिटरेचर सर्वे के टाइप देखो, ठीक है। तो लिटरेचर सर्वे कैसे कैसे करोगे आप, ये अपनी दूसरी स्टेप है। क्या स्टेप है, लिटरेचर सर्वे। सर्वे करोगे तभी उसके बाद में उसका रिव्यू कर पाओगे। पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको रिव्यू करना पड़ेगा। मान लो आपने 50 पेपर देखे, 50 पेपर में से 30 पेपर ही का ही रिव्यू करा आपने, या 50 में से 30 पेपर ही आपको आपके टॉपिक के लगे एकदम कोर, तो वो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा और फिर उसको आप रिव्यू करोगे, पूरा लिखोगे, ठीक है ना। तो लिटरेचर सर्वे तो बट ऑब्वियसली बात है, उसका तो कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता है, आप कितने भी पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन किस टाइप से करोगे तो वो मैंने आपको बताया। एक तो आपको गूगल या जनरल आर्टिकल में बोलता हूँ, अब वो जनरल आर्टिकल आप कहीं से भी ले आओ, है ना। जनरली मैंने आपको बोला कि आपको क्या देखना है, गूगल स्कॉलर, ठीक। दूसरा रिपोर्ट, मान लो कोई रिपोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा कोई थीसिस अवेलेबल है। चौथा कोई हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। कौन कौन है क्लास में, कोई बताएगा क्या क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये सर समझ गया ना। हिस्टोरिकल डेटा। हाँ, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में इनका सर्वे भी करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको ये भी दे सकते हैं, इसमें कोई कोड भी हो सकता है, कोई IAS कोड्स भी हो सकते हैं। IAS कोड ऐसा नहीं कि भैया CPM वालों के भी कोई कोड्स होते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे कि जो भी जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट के लिए हम लोग कौन सी बोर्ड को फॉलो करते हैं रेट लिस्ट के लिए। CPWD की कौन सी नाम क्या है उसका, वो उसका नाम है
कोई भी क्लास में बताएगा कि मतलब जहाँ से हम लोग रेट लिस्ट लेते हैं, कोई एक अथॉरिटी है जहाँ से हम लोग रेट लेते हैं कि भैया इतने रेट ही कोट है, तो इतनी रेट हमको हमारी जो हमारा हम जो BOR बनाएंगे, है ना, BOR बनाते हैं ना हम लोग, BO क्यों बनाते हैं क्या होगा, कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेंगे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से। हाँ कोई बोलिए ये पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। हाँ जी, पर ये लेते कहाँ से, किसी उस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट आती है जिसमें से रेट लिस्ट हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते क्या है, वो रेट लिस्ट को बोलते क्या है टेक्निकल टर्म में? सर एक CSR और DSR दो आते हैं। CSR आते हैं। CSR का फुल फॉर्म क्या है? एक मतलब सेंट्रल शेड्यूल रेट आता है और एक डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट, ऐसे दो आते हैं DSR। बराबर है ना, मतलब आप आपके हिसाब से कुछ भी रेट नहीं लगा सकते हो मार्केट में। आपको एक पब्लिक, है ना, एक डिपार्टमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसा आपको वर्क अलॉट हो रहा है, जैसे आप टेंडरिंग आपको अलॉट हुई, जैसे आपको टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क अलॉट हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको उसका रेट लगाना है। ऐसा नहीं कि मन से इच्छा होगा भैया सेंट जो है वो महंगी हो गई, तो सेंट जो सामने वाला आ रहा है वो डंपर खा ले, वो डंपर जो है उसका आपको 10 क्यूबिक मीटर का डंपर चाहिए, तो वो बोल रहा है कि इतने 80,000 रुपये लगेंगे। नहीं, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना रेट आपको अलॉट कर रही है, उसके हिसाब से आप उसको उस चीज़ का जो कॉन्ट्रैक्टर है या टेंडर है या मटेरियल सप्लायर है उसकी सेंड आप लोगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, बराबर ना। तो इनने जो बताया CSR शेड्यूल रेट्स होता है, तो वो भी हम लोग उसके जैसा आपको मतलब रिसर्च है उस हिसाब से आपको ये सब चीज़ें खंगोलना पड़ेगी, देखना पड़ेगी, है ना। तो ये जो CSR बताया जिसने, तो वो चीज़ें हम लोग जनरली क्या देखते हैं, ये पूरा लिटरेचर पार्ट में हम लोगों के आता है। तो पहला आपने क्या देखा कि जो आपका जैसा वर्क है भाई, स्ट्रक्चर वाला है तो वो CPM का के जनरल आर्टिकल क्यों देखेगा, और CPM वाला जो है वो स्ट्रक्चर के जनरल आर्टिकल क्यों देखेगा, उसको स्पेसिफिक तो होना ही पड़ेगा। अब आती है आपके टॉपिक की बात। अब आपने सोच लिया कि मेरे को ब्रिज में ही काम करना है, जो CPM वाला है उसने ये सोचा कि मुझे ब्रिज में ही काम करना है, तो ब्रिज से रिलेटेड उस पूरे कंस्ट्रक्शन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड पूरे ब्रिज के पेपर्स देखेगा। मान लो 50 पेपर आ गए, तो वो 50 पेपर का लिखना पड़ेगा रिव्यू, क्योंकि वो पेपर तो 50 मतलब 20-20 पेज के रहते हैं, मतलब 15 से लगा के 20 पेज तक के आपको अच्छे जनरल आर्टिकल मिलते हैं, है ना। अब वो जनरल आर्टिकल कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, कौन से जनरल आर्टिकल अथेंटिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्योंकि क्या है कि अभी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके कारण आप कहीं से भी कुछ भी उठा लोगे, है ना, तो आपका जो रिसर्च है ना वो उसका पाथ, या मैं ऐसे बोलूँ डायरेक्शन बहुत गलत हो जाएगी। तो आपको एक पर्टिकुलर जगह से ही वो रिसर्च आर्टिकल को पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स वही वाली है, जैसे CPWD का वर्क है तो CPWD के पास में रिपोर्ट्स अवेलेबल होगी, और कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में, है ना, मध्य प्रदेश अथॉरिटी के पास में, IDA के पास में अवेलेबल होगी। उसके बाद आता है थीसिस। थीसिस मतलब आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके पास में कोई ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, तो उसका लिटरेचर रिव्यू भी आप उसका पोर्शन भी आप लिटरेचर सर्वे के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हो। हिस्टोरिकल डाटा, जैसा मैंने आपको बताया, कोई डाटा ले रहे हो, है ना, तो ये सब आपका लिटरेचर सर्वे के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इसका भी मैं पूरा फ्रेम आपको बताऊंगा। ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो अपना आपका थीसिस का सब्जेक्ट है। आप ये मान लो कि आपको थीसिस कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या स्टेप होगा और क्या क्या आपको फाइंड आउट करने की स्टेप्स होगी, ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन है, इसको एज अ थ्योरी सब्जेक्ट आप ना लें, ठीक है। फिर डेवलपिंग हाइपोथेसिस, मतलब वही मैंने आपको बताया कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाना पड़ेगी कि वो जो हाइपोथेसिस है करेक्ट है या नल हाइपोथेसिस है, रिजेक्टेड है, करेक्ट है या, है ना, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हो आप हाइपोथेसिस कि ठीक है आपकी जो डाटा है वो करेक्ट आ गया, तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया। और रिजेक्टेड भी हो सकता है। तो यदि डाटा यदि आपका गलत होगा तो डाटा का वैलिडेशन हो ही नहीं पाएगा। जब डाटा का वैलिडेशन नहीं हो पाएगा तो आपको वापस आगे जाना पड़ेगा, उस डाटा को वापस करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है।
अब अपनी बात आती है कहाँ पे कि जब वो जो डाटा आप ले रहे हो उसका सैंपल कैसे होगा, तो उसके सैंपल की अलग अलग टाइप होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो उसकी टाइप ले रखिएगी कि सैम्पलिंग कैसे होना चाहिए। तो पहला आप देख रहे हो डेलिब्रेट सैम्पलिंग, ये सब उसकी सैम्पलिंग की टाइप है, वो अपन यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतने टाइप की सैम्पलिंग होती है। ये सैम्पलिंग आप पढ़ोगे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठा लिया, है ना। जैसे आप एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हो तो आप कंक्रीट की टेस्टिंग करोगे, तो कंक्रीट की टेस्टिंग में आपको कुछ तो भी सैम्पलिंग नहीं करना है, वो सैम्पलिंग डिसाइडेड है। और वो किसने रिकमेंड करी? IS। किसने रिकमेंड करी है? कोड बताओ। IS 456-2000 कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन यदि आपको करना है या आपको मिक्स डिज़ाइन करना है कंक्रीट के लिए, तो आपको कहाँ से देखना है? आपको IS 456-2000 से देखना है, ठीक है ना। और सैम्पलिंग भी कितनी करना है? बोले 3 से एक यदि 3 डेज का यदि आपको सैम्पलिंग है तो कम से कम आपको 3 क्यूब बनाने पड़ेंगे। 3 डेज के लिए 3 क्यूब, 7 डेज के लिए फिर 3 क्यूब, 14 डेज के लिए फिर 3 क्यूब और 28 डेज के लिए फिर 3 क्यूब। लेकिन अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आप 3, 7, 14 पे ख़त्म कर रहे हो आपकी रिसर्च, कि आप 3, 7, 14, 28 पे ख़त्म कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो वो भी सैम्पलिंग है अलग अलग। अब आप उसको क्यूरिंग के हिसाब से भी सैम्पलिंग कर सकते हो। डेलिब्रेट मतलब क्या हो गया, है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, है ना। इस पर अपन आएंगे, मैं इसको आपको फिगर के हिसाब से बताऊंगा, इसको थ्योरी के हिसाब से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप फिर भूल जाओगे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक। ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको उस फ्लो चार्ट में बता दिया, ठीक। अब अपन आते हैं कि एक अच्छी रिसर्च मतलब किसको बोलोगे आप? एक अच्छी रिसर्च को किसको बोलोगे बताओ? कोई बताएगा एक अच्छी रिसर्च किसको बोला जाएगा? जिससे सर कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट तो तुम, ये तो तुम तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बता रहे हो। कोई स्ट्रक्चर वाला क्या कॉस्ट से, कॉस्ट के अंदर थोड़ी ना जाएगा। स्ट्रक्चर वाला क्या बोलेगा? कॉस्ट भी कम हो जाए और सर स्ट्रक्चर भी मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर भी कोई इफेक्ट ना आए सर। रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन, हाँ क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन जो देखते हैं उसके हिसाब से। नहीं, थोड़ा सा आप है ना, क्या है इसको मतलब आपकी थीसिस को साइड में रख के सोचो कि एक अच्छी रिसर्च क्या होती है। अपन पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। पहली तो ये है कि द पर्पस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड, मतलब आपको जब तक आपकी रिसर्च में सारे पैरामीटर प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं होंगे, है ना, प्रॉपर आपने कोई थ्योरी कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं किया होगा, तो आपकी रिसर्च अच्छी नहीं कह सकते हम लोग। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपके रिसर्च में सारे पैरामीटर तो आपने डिसाइडेड होना ही चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, लेकिन और उसके बाद में उसका प्रोसीजर भी प्रॉपर तरीके से डिफाइन होना चाहिए, उसकी एक एक स्टेप लिखी होना चाहिए, है ना। और ताकि जो दूसरा आपका रिसर्चर आएगा, आप तो रिसर्च करके चले जाओगे, जो दूसरा रिसर्चर है जब वो आपकी वो थीसिस देखे या आपने कहीं पे जनरल आर्टिकल पब्लिश किया, तो वो ऐसा नहीं कुछ तो भी पब्लिश कर दिया और कुछ तो पब्लिश हो भी जाता है। तो वही मैंने बताया आपको कि वो जो जनरल आर्टिकल जो है वो कौन से अपने को लेना है, वो भी हम लोग एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से ही लें जो ट्रस्टेबल है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे बहुत सारे जर्नल्स आपको दिखेंगे जहाँ पे आपको कुछ तो भी रिसर्च मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें स्किप मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग मिलेगी, लेकिन रिजल्ट आ गया। समझ रहे हो? तो वैसी रिसर्च करने के बाद में आप खुद ही परेशान होने वाले हो और कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। तो पहली रिसर्च तो ये हो गई कि हमारे को जो भी हमारा रिसर्च का पर्पस है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और उसमें कुछ कॉमन कंसेप्ट जो है वो यूज़ किए होना चाहिए। मतलब पुराने कंसेप्ट कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो दोनों को मिला के ही टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती है। ये तो पुराना फॉर्मूला कंसेप्ट है, तो वो आपने यूज़ किया है। पर्पस क्या था? या तो आपको आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम करना था, ये आपको पर्पस पहले ही से पता है। दूसरा रिसर्च प्रोसीजर, ये आपको हो गया। रिसर्च प्रोसीजर मतलब कि क्या क्या डिटेलिंग होना चाहिए, एक एक स्टेप वो आपकी उस प्रोसीजर में क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए, ताकि जब आप दूसरा रिसर्च उस रिसर्च को रिपीट करें
क्या लिखा है, अनदर रिसर्चर, तो वो क्या कर सके उस चीज़ का पूरा एडवांसमेंट उस खुद की उसका आपकी रिसर्च का ले सके, तभी तो वो नया कुछ कर पाएगा, नहीं तो आपकी रिसर्च में उलझ गया। लेकिन आपने तो रिसर्च से निकल गए, आपने तो पूरी रिपोर्ट कर दी, मतलब क्या हुआ कि वो भी फंस गया, और आपने जो रिसर्च करी थी आखिरी में जब उसने उसको पूरा पढ़ा समझा तब उसको ये लगा कि यार इसने तो कुछ तो भी रिसर्च करी थी, समझ गए, तो वो आपके लिए भी परेशानी हो जाएगी। तो वो अच्छी रिसर्च क्राइटेरिया नहीं है, अच्छी रिसर्च नहीं है, ये भी बोल सकते हो। जो भी आप डिज़ाइन करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करें, उसके रिजल्ट को भी आप प्रॉपर तरीके से या ऑब्जेक्टिव को भी प्रॉपर तरीके से कोट करें। ध्यान रहे कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपका रिसर्च डिज़ाइन और आपका रिसर्च का रिजल्ट ये भी आपका पूरा क्लियरली होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक अच्छी रिसर्च बोल सकते हैं। मतलब आपने बोल दिया क्या, स्टार्टिंग में बोल रहे हो कि आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम करना है और आखिरी में जाकर रिजल्ट क्या आ रहे हैं आपके, कुछ उल्टे ही आ रहे हैं, तो फिर अच्छी रिसर्च थोड़ी ना हुई वो तो रिसर्च आपकी पूरी ख़राब हो गई, आपके रिजल्ट पूरे ख़राब हो गए, आपने जो किया था वो पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो पूरी ऑनेस्टी के साथ में, फ्रेंकनेस के साथ में पूरी चीज़ें उस पूरी थीसिस के अंदर कोट करें, ऐसा ना सोचे, ऐसा ना समझे। इसीलिए तो जर्नल आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं। यदि आप थीसिस बना के छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, पीछे जो आपके काम करने वाला आने वाला है वो आपके काम कोई आगे बढ़ा देगा, ऐसा कि ऐसा, क्योंकि आपने तो कहीं पब्लिश नहीं किया है। तो रिसर्च आर्टिकल इसलिए पब्लिश किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो रिसर्च आर्टिकल एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और वहाँ पे आपकी रिसर्च दूसरे लोग भी देखेंगे, है ना। और इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म भी होते हैं। जब आप पूरा ये सब कर लोगे उसके बाद आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। अब उस आर्टिकल को हो सकता है कोई देखे या कोई नहीं भी देखें, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म देखते हो आप, जैसे ऑर्चिड देखते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आप जैसे मैंने बताया गूगल स्कॉलर देखते हो, रिसर्च गेट देखते हो, है ना। अब आजकल लिंक्डइन भी आ गया है, तो उस पर भी आप आपके आर्टिकल पोस्ट करोगे तो कोई दूसरा वहाँ पे आके देख सकता है। ये मतलब ग्लोबली आप आपकी पूरी रिसर्च को बता सकते हो, ठीक है। पांचवी चीज़, जो भी आप डाटा दोगे उसमें पर्टिकुलर्स वैलिडिटी होना चाहिए और रिलायबिलिटी होना चाहिए आपके डाटा की। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिया, किसी भी अथॉरिटी से ले लिया, अथॉरिटी से लिया भी नहीं फिर भी अथॉरिटी को एक्नॉलेज कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो भी वो चीज़ गलत है, ठीक है। कंक्लूजन आपके क्लियरली कन्फाइंड होना चाहिए, मतलब आपकी जो रिसर्च है, मान लो आपने जो बोला ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके कंक्लूजन को रिलेट करना चाहिए कि जो आपने ऑब्जेक्टिव लिए थे वही कि वही आपने फाइंड आउट करे लास्ट में, है ना। और इस तरीके से हम लोग जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि एक अच्छी रिसर्च जो होती है उसके ये क्राइटेरिया होते हैं, बराबर है। फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। तो अपना जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में अपन ने जो इतना पढ़ा है, यहाँ पे हमारा एक पार्ट तो ओवर हो चुका है ना। अब जो से फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट में जैसा कि मैंने आपको बताया था वो क्या था, रिसर्च फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइन था। यहाँ क्या है, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब ये चीज़ क्या हो गई, थोड़ी सी अलग हो गई है। अब हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं, उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। वहाँ क्या था, रिसर्च पूरी उसमें पूरा था, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है ना। ये भी वही है ना। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पहले वहाँ पे डिज़ाइन था, यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कैसे होगी, कैसे बोला जाएगा डिफाइन करना, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम हो, है ना। तो अ रिसर्च प्रॉब्लम क्या लिखा है, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट दैट एड्रेस अ गैप इन नॉलेज और चैलेंज और अ कॉन्ट्रडिक्शन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। Scientists use research problem to identify and define the aim of their study and analysis. You may decide to conduct research based on a problem if you are interested in contributing to social scientific change or supplying additional knowledge to an existing topic. A research problem may be help identify key concepts and terms, overreaching question, variable associated with a study. वही वाली बात, रिसर्च डिज़ाइन मैंने आपको बताया। रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहला स्टेप तो हम लोगों का भी होता है डिफाइन द वेरिएबल्स, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो डिफाइन
जो रिसर्च प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर रहे हो, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है वो कहीं ना कहीं इसमें मैंने बताया हुआ है कि जो आइडेंटिफाई करे, जो डिफाइन करे आपकी स्टडी को, जो आइडेंटिफाई करे कि आपने क्या एनालिसिस किया है या आप क्या एनालिसिस करने वाले हैं, वही आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी। वही मैंने जो बताया आपको, है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो हम कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग टॉपिक में आपका एडिशनल नॉलेज क्या है, क्या बोलूँ मैं, एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है, और उस सिस्टम में अवेलेबल नॉलेज जो कि आपने उस पूरे जनरल आर्टिकल में से पढ़ लिया। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है जनरली हम लोग समझें तो वही मैंने जो आपको बताया कि जो भी आप डाटा लेंगे, है ना, तो वो डाटा जो है कहीं ना कहीं आप जो भी उस आर्टिकल, जनरल आर्टिकल से आपको मिला, है ना, तो वो जनरल आर्टिकल से मिलने के बाद में आपने कुछ फाइंडिंग्स जो भी ऑलरेडी अवेलेबल थी, वो एडिशनल आपने क्या दिया, वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। क्या कहलाती है? वही आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। समझ में आया? ये जो ऑनलाइन कनेक्टेड है आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? रिसर्च प्रॉब्लम का मीनिंग क्या हो गया? यस सर। रिसर्च प्रॉब्लम है, कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने? हाँ सर। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक है, उस एग्जिस्टिंग टॉपिक में आपका एडिशनल नॉलेज जो है वही रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में होगा। यस सर। जो मतलब आप कंट्रीब्यूट, जो नई चीज़ निकालने के बाद ही तो आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, नहीं तो पुराना का पुराना उठा के किसी के सामने रख दोगे तो फिर वो रिसर्च प्रॉब्लम आपकी होएगी नहीं। आपने क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी को, है ना, साइंटिफिक जो भी जनरेशन आ रही है, ऐसा है ना, ऐसा मैं बोलूँ, साइंटिफिक जनरेशन जो भी आ रही है उसको आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो कुछ नई चीज़ निकालनी पड़ेगी, कुछ फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से आपको रिसर्च प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, कुछ कंसेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक, कितने टाइप की रिसर्च प्रॉब्लम होती है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था? रिसर्च की टाइप पढ़ी थी, यहाँ रिसर्च की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब ये थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो गई? ये वो रिसर्च प्रॉब्लम हो गई जिसमें आप लोग क्या करना चाहते हो, अलाउ यू टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्टडी। दिस काइंड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आर, या तो एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, बेसिक डेफिनेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशनल गैप हो सकता है। दो जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिव बिगेन एज अ थियोरेटिकल रिसर्च डिफाइन एज अ इवेंचुअली प्रोवाइडेड इन 20th सेंचुरी। मतलब ये एक प्रॉब्लम ऑलरेडी अवेलेबल है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम, है ना। अप्लाइड प्रॉब्लम क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो थ्योरी है, अब इस थ्योरी में आप कुछ कर सकते हो क्या अपना? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होती है वो थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है, जो कि आपने किसी की हेल्प से ली है और फिर आपने खुद की फाइंडिंग्स ली है, तो वो उस टाइप की थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम होगी। मतलब आपको किसी न किसी को कोट करना पड़ेगा कि वहाँ से आपने उस थ्योरी को उठाया और फिर आपने कुछ नई फाइंडिंग्स निकाली, लेकिन आप यदि उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे तो फिर आपका रिसर्च प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्या होगा? प्लेग में आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसा समझे कि रिसर्च प्रॉब्लम जो आप किसी थ्योरी पर डिपेंडेंट है तो उसको थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। अप्लाइड मतलब जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम और नॉन सिस्टमेटिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व, जिसका प्रैक्टिकल यूज हो सकता है थियोरेटिकल नॉलेज का। उनने जो नॉलेज दिया वो 20वीं सदी में यूज हुआ था, उसको यूज करने के बाद आपने नया कुछ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, तो वो सब काय में आ जाएगा, है ना, वो आपके इसमें आ जाएगा अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम में। एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? ये भी अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम जैसे ही होता है, लेकिन इसका एम ये होता है कि ये टाइम सेंसिटिव इन नेचर होता है। ये लिखा हुआ है ना इसमें, क्या लिखा है? टाइम सेंसिटिव इन नेचर। और एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है हम लोग जनरली करते हैं वो एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम ही करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 में से 10 बच्चे आते हैं, बाकी लोग नहीं आते। तो अब ये जो चीज़ हो गई, क्या हो गई कि 15 में से 10 आते हैं और 5 नहीं आते, तो ये मेरी एक्शन हो गई कि भैया 5 जो हैं वो क्यों नहीं आते हैं, तो ये एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना। अब 15 को तो आना ही चाहिए था, ये थ्योरी है ना, और 15 में से 10 ही आ रहे हैं, 10 को ही समझ में आ रहा है, 10 ही आ रहे हैं, लेकिन उन 5 के अगेंस्ट में मैंने क्या किया?
वो एक्शन लिया, तो वो एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। क्लियर हो गया? मतलब आई एम जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, है ना, मैं एक एग्जाम्पल ही लिया मैंने, ठीक है ना, इसको अदरवाइज मत ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आती है बात जो मेन चीज़ है कि क्या फॉर भैया, जब सब आपको समझ में आ गया कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है ना, रिसर्च डिज़ाइन के बाद में रिसर्च को हम लोगों केस टाइप क्या होता है ना, रिसर्च फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम आपके पास में है ना, तो रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कैसे किया जाए, तो उसी चीज़ के बारे में बताया है ना। जैसे अब आप करोगे, अब आप अभी 3rd सेमेस्टर में हो, आपको क्या टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो, आइडेंटिफाई ए जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एएचसी पहले तो ये चीज़ देखो कि जिसके लिए आपको रिसर्च करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, एकदम ब्लैंक कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस टाइप की रिसर्च करने, तो फिर आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, है ना, मतलब कुछ नया इन्वेंट करना पड़ेगा, है ना। तो साइंटिस्ट दे विल डू समथिंग, वो हमारे से अलग ही करते हैं। हम लोग रिसर्च एज अ रिसर्चर हमारा क्या काम है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं, है ना, एज इट इज़ उसको नहीं लगाना है आगे, वो जो चीज़ें हैं उसके बाद में हम लोग हमारी खुद की फाइंडिंग्स क्या है ना। जैसे पहले क्या था कि सबको पता था कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर से ही कंक्रीट बनता है, बराबर है ना। उसके बाद कुछ लोग आए, उनने क्या करा, उसमें शुगर कैन डाल दिया, किसी ने सैंड को फ्लाई से रिप्लेस कर दिया, फ्लाई डाल दिया सैंड की जगह पे कुछ पार्ट में। कुछ आए तो बोला कि भैया एग्रीगेट जो है वो हम पुराने वाले भी यूज़ कर सकते हैं किसी बिल्डिंग के, तो वो भी डाल दिए। फिर कुछ एक और रिसर्च हुई आगे जाके कि भैया इसमें तो हम लोग है ना मतलब शक्कर भी डाल सकते हैं, तो शुगर कैन डालना चालू कर दिया। फिर कुछ लोग आए तो उनने बोला कि इसमें काऊ डंक भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की अलग अलग रिसर्च होती है ना। और भी बहुत सारे मटेरियल्स जो है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, फ्लाई एश से लगा के, नैनो मटेरियल से लगा के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या आ रहा है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कैसी हो, तो पहले तो आपके एरिया के हिसाब से ही हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा, लर्न मोर अबाउट द प्रॉब्लम। अब जब वो आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया तो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बराबर है ना, लर्न करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आपके एरिया के हिसाब से ही है वो प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। फिर वही चीज़ तीसरी जो मैंने आपको बताई कि जो भी आप लिटरेचर सर्वे करोगे या लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे, उसका रिव्यू करना है, उसका निष्कर्ष निकालना है। 50 पेपर में से 30 पेपर आपके काम के, तो उस 30 पेपर का आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, आपके टॉपिक के कंटेक्स्ट से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। फिर जब आपने वो सब पढ़ लिया तो अब आप क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने जा रहे हो ना, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बनाने जा रहे हो, तो आपको उसके वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वही वाली बात कि z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी के ऊपर नीचे करने से z पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। फिर कौन कौन से वेरिएबल को इंक्लूड करना है, कौन कौन से को नहीं करना है ना, उसको समराइज करना है, उसके कांस्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें क्या आ जाएगी। उसमें इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, तो z के ऊपर डायरेक्टली कौन डिपेंड करता है, तो बोले डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो बहुत कम होती है, डायरेक्ट कॉस्ट डिपेंड करती है। फिर जब ये सब हो गया उसके बाद में फीडबैक भी लेना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो वो फीडबैक कौन देगा, वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम में आपको खुद को अपने आप से पूछना पड़ेगा। एम आई क्रिएटिंग अ स्टडी डेट इज टेस्टेबल हाइपोथेसिस और थ्योरी, क्या जो मैंने काम किया है वो वैलिडेटेड है, क्या जो मैंने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे वो करेक्ट है, क्या जो मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो पूरा एलोबरेट किया था, डिस्क्राइब किया था, क्या मेरा सारा काम, मेरा प्रोजेक्ट अंडरस्टेबल है। जब ये सब हो जाएगा तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। इफ़ यू आंसर अफेक्टिवली टू मोस्ट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज़ लाइकली डेट यू हैव एन इफेक्टिव, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम है, और आप बट ऑब्वियसली बात है एक अच्छा है ना। कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम हम सिलेक्ट करें, कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करें, बताएं बताएं, ऑनलाइन जितने भी अवेलेबल हैं बताएं कौन कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आप लोगे, बताएं कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम आप सिलेक्ट करना चाहेंगे,
मतलब मैं आपका एज अ पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर वाले और सीपीएम वाले कौन से रिसर्च प्रॉब्लम आप लेना चाहेंगे। कुछ तो क्राइटेरिया होगा दिमाग में, एक एक करके बताएं। तो टॉपिक लेना चाहेंगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के ऊपर कोई टॉपिक चाहिए सर। बराबर है ना। तो ये प्रदीप जी बोल रहे हैं कि ना कोई अर्थक्वेक से रिलेटेड ये काम करना चाहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का। टॉपिक तो रिसर्च, टॉपिक तो वो है रिसर्च का, क्या है, अर्थक्वेक। लेकिन उसमें भी आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहेंगे। अर्थक्वेक तो सब जगह ही आता है। तो बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना वैसे तो भी इस ऑलरेडी है ही बहुत सारे ऐसे। हाँ, तो जब तक आपकी प्रॉब्लम, अभी आपने क्या बताया, यू हैव टू टेल मी अबाउट द टॉपिक ऑफ योर एरिया। शेयर वॉल या सर, अब इनने जो बताया इसने टाइप बताया है। अब इनने जो बताया क्या बताया, अब ये टाइप बता रहे हैं। तो अब इनकी प्रॉब्लम जैसे जैसे बताते जाएंगे तो क्या स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। ठीक है ना, आपकी जो स्टडी है वो क्या होती चली जाएगी, स्पेसिफिक होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम में ऐसा ही होता है, पहले आपका टॉपिक डिसाइड होता है, टॉपिक के बाद में फिर आपका एरिया डिसाइड होता है, मतलब एरिया के हिसाब बाद में टॉपिक डिसाइड होता है, टॉपिक के बाद में भी आपको उसका सब एरिया ढूंढना पड़ेगा कि आप उसमें भी पर्टिकुलर क्या चीज़ देखना चाहोगे और उसमें कितना काम हो चुका है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट विच इज़ ओवर डन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन। जैसे अब इनने क्या बोल दिया, खुद ही ने बोल दिया कि अर्थक्वेक बिल्डिंग जो है उस पर बहुत काम हो चुका है। तो इतना काम हो चुका है कि ऑलरेडी अपन कुछ, इतना काम हो चुका है तो अपन क्यों लें, फिर अपन कुछ नया चीज़ ढूंढे। तो वही चीज़ लिखी, सब्जेक्ट विच इज़ ओवर डन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन, फॉर इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू थ्रो एनी न्यू लाइट इन सच अ केस। तो अब अपने को खुद को ढूंढना पड़ेगा कि अपन ऐसा क्या टॉपिक ढूंढें जिस पे रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। इनने वो चीज़ बताई जो ऑलरेडी हो चुकी है, ओवर चीज़ हो चुकी है। बहुत से लोगों ने कर करके छोड़ दिया उसको। तो बोले सर स्ट्रक्चर में फिर करें क्या। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूसली, है ना, रिसर्च की फाइंडिंग्स की ज़रूरत है, सोसाइटी को ज़रूरत है ना। अभी भी आप देखते हो जैसे टनल में टीबीएम का यूज़ होता है, वो टीबीएम तो बहुत अच्छे से चलती है। तो क्यों फिर 17-18 किलोमीटर 14 किलोमीटर की टीबीएम को चलने के बाद में कुछ 2-3 किलोमीटर का हिस्सा या 200-300 मीटर का हिस्सा ढह जाता है, क्यों होता है ऐसा। तो इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हो। ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई, है ना। अर्थक्वेक आता है तो कुछ पास वाले हिस्से जहाँ पे उसका ईपी सेंटर है ना, वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और दूर दूर जाते जाते तो डिस्ट्रैक्शन कम होता चला जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती है ना। तो किस फ्रीक्वेंसी, किस एरिया और किस टाइम पैरामीटर पे, किस टाइम सीरीज एनालिसिस पे काम करना है, वो आपको खुद को आपको समझना पड़ेगा, नया निकालना पड़ेगा कुछ। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट शुड नॉट बिकम द चॉइस ऑफ एन एवरेज रिसर्चर। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ना लें आप, है ना। जैसे आपने क्या बोला, आपने बोल दिया कि गुजरात का आपने लिया और बोले गुजरात जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो तो एक सडन चीज़ हुई थी, है ना। तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं उठाएं अपन, है ना। ऐसी चीज़ें उठाएं जिससे मतलब आपकी फाइंडिंग्स भी सही रहे और एक प्रॉपर मैसेज भी जाए। जो हो चुका है उसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसके प्रिकॉशंस हम लोग ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है ना। वो आपको रिपोर्ट करते टाइम ध्यान रखना है कि आप उसको सामने वाले को बता भी दो और सामने वाले को लगे भी कि ऐसा कुछ मेरे को हर्ट भी नहीं किया है ना। और सामने वाले को एक्नॉलेज ज़रूर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने उसके पूरे पेपर की फाइंडिंग्स उठा ली और उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसको साइट नहीं किया, तो फिर वो आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो सकती है, थोड़े टाइम बाद में कोई यदि उसने उस रिसर्च को पढ़ लिया तो फिर वो आपको क्या कर सकता है, आपके अगेंस्ट में वर्क भी कर सकता है, कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है ना। टू नैरो मतलब बहुत छोटी प्रॉब्लम भी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं लेना है। ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करना है कि आपने मतलब एमटेक में कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम ले ली, छोटी सी प्रॉब्लम ली और ख़त्म हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी ना हो। फिर सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर रिसर्च शुड बी फैमिलियर, फिजिबल, सो डेट द रिलेटेड रिसर्च मटेरियल और सोर्स रिसर्च आर विद इन, एक ही रीच पे आपको चीज़ें मिल जाना चाहिए। ठीक है ना। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, फिर अपन आगे बढ़ें। यही चीज़ें, टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के कुछ भी काम कर रहे हो। ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी प्रोसीड एज अ प्रीलिमिनरी स्टडी, दिस में नॉट बी नेसेसरी व्हेन द प्रॉब्लम रिक्वायर्स द कंडक्ट ऑफ रिसर्च क्लोजली। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे आपने कोई प्रॉब्लम को उठा लिया, वो ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए कि मतलब जैसे आप कुछ उसको, अब आपने तो उसको, जैसे डिसर्टेशन 1 में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं
कि कुछ टॉपिक ले लेते हैं और फिर जब वो डिसर्टेशन 2 में जाते हैं तो बोलते हैं सर नहीं सर उस पर वर्क नहीं हो पाएगा। ऐसा भी होता है बहुत सा, है ना। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आए तो ही बेटर है, ठीक है। और ऐसा कब आएगा? जब गाइड ने प्रॉपर टॉपिक नहीं देखा आपका, वही का वही टॉपिक उसने बोल दिया हाँ ठीक है इट्स ओके कर लो आप, लेकिन उस पर तो काम हो चुका था। तो फिर ऐसी सिचुएशन में भी आप फंस सकते हो, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज रिलेटिवली, है ना, जब ये सिचुएशन नहीं एकदम चीज़ें जब आती तो सिलेक्टिव आपको अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी और वो आपको खुद को भी देखना पड़ेगा, आपके गाइड के साथ में बैठना पड़ेगा, फिर टॉपिक डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, फिजिबिलिटी आपकी स्टडी की हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ तो भी कहीं से भी करके ले आओगे तो इट इज़ नॉट अ अंडरटेकन पार्ट, है ना, उसको हम लोग फिजिबल नहीं मान सकते, ठीक है ना, उसको हम लोग नहीं कंक्लूड कर सकते, नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है ना, ज़रूरी क्यों है ये बताया हुआ है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये 3 पॉइंट लिखे हैं, आप देख रहे हो ध्यान से कि डाटा आर टू बी कलेक्टेड, कहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक, डाटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलेवेंट है या नहीं है, और क्या रिलेशन एक्सप्लोर हुआ, कौन सी टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हो। तो ये जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्या ज़रूरी, प्रॉब्लम को डिफाइन करना ज़रूरी क्यों होता है, तो जब प्रॉब्लम को डिफाइन हम करते हैं तभी उसके अंदर समझ में आता है कि अच्छा इसका ये हाइपोथेसिस है, ये का इसमें टेस्ट लगाया, ये डाटा जो था वो गलत था, ये जो डाटा जो है कहीं से भी उठा लिया था, ये डाटा में रिजल्ट इसके गलत आ रहे हैं। तो जब तक आप आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करोगे, है ना, तब तक सही तरीके से डिफाइन नहीं करोगे तो फिर आपका रिसर्च गलती होना है। और ज़रूरी क्यों है, रिक्वायर्ड क्यों है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा वही है जो मैंने आपको बताया कि एक प्राइमरी सोर्स क्या होता है और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। ये देख रहे हो आप एक ही स्लाइड पे, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, कोई पढ़ के बताए? बस ये लास्ट स्लाइड है अपनी, यहीं पे अपन खत्म कर देंगे, अपनी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ओवर हो जाएगी। Yes, sir. Primary source is used broadly encoding all sources data originally. Data original. मतलब क्या है, जो ओरिजिनल हो, मतलब जो डायरेक्ट मिल गए अपने को, मतलब किसी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में तो बात अपन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अपन टेक्निकल है। ऑफिशियल रिपोर्ट मतलब किसी की थीसिस होना चाहिए, है ना, मतलब जो एकदम क्या बोला उसने, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्लोजेस्ट टू द आपके टॉपिक, यही लिखा है। Yes, sir. और सेकेंडरी मतलब Non-original और second hand data. ठीक है ना, मतलब किसी के थीसिस के डाटा ले लिया आपने, या फिर कोई ऐसा डाटा लिया जिसका कोई भी किसी ने साइटेशन नहीं दिया है, किसी ने अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं बोला, कहीं से भी उठाया कुछ भी कर लिया, तो इस तरीके का डाटा हम लोग अवॉइड करते हैं। कोई टेक्स्ट बुक का डाटा भी आप नहीं ले सकते हो, समझ रहे हो ना। टेक्स्ट बुक का डाटा क्या करोगे, उसमें कोई रिसर्च करोगे क्या? जैसे आपने बोल दिया सर वो IS कोड में ये दिया हुआ था टेबल, वो चिमनी का, वो मैंने डिज़ाइन कर ली, तो वो तो ऑलरेडी किया हुआ है ना भाई, ठीक है ना। तो ये जो टेक्स्ट बुक है ना, ये मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब क्या होते हैं, सब सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ पे आप सेकेंडरी सोर्स होगा या प्राइमरी, कैसे होंगे, मतलब जनरल पेपर से अगर कुछ डेटा लेते हैं सर तो वो हमेशा प्राइमरी कहलाएगा ना आपका, यस सर, है ना। प्राइमरी सोर्सेज में मतलब क्या हो गया कि जिसने ऑलरेडी अपना उसने तो उसका कोड कर दिया ना इन्फॉर्मेशन, और जो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, वो तो साइट पर जनरल अवेलेबल रहता है ना, तभी तो आप उसको लिखते हो। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखोगे ना तो उसका रेफरेंस लोगे, तो वो कहीं पे अवेलेबल है ऑलरेडी और सही अवेलेबल है ना। तो टेक्स्ट बुक मैगजीन में हो सकता है, उसको अपन कैच अप नहीं कर पाए, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, जो कि क्या होता है, हो सकता है नॉन ओरिजिनल हो, ठीक है ना, क्योंकि एक ही टेक्स्ट बुक वाला दूसरे टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करता है, सिर्फ थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग कर देता है, ठीक है ना, तो वो तो नॉन ओरिजिनल हो गया। ओरिजिनल चाहिए हमको, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल। और ओरिजिनल कब मिलेगा, जब उसका डायरेक्ट कहीं पे आप जिस भी जगह से उठाओगे, ऑथेंटिक जगह से उठाओगे, वो फर्स्ट हैंड डाटा है, मतलब सामने वाले ने, किसी ने पूरे पेपर का थीसिस का वर्क कर लिया, उसके बाद में उसने जनरल पेपर में डाल दिया, तो अब उसका डाटा तो फर्स्ट हैंड डाटा है ना, तभी तो पब्लिश हुआ अच्छे जनरल में, नहीं तो फिर वो नॉर्मल जनरल में पब्लिश होगा, और नॉर्मल जनरल का पेपर अपने को लेना ही नहीं,
अब वो पेपर कौन कौन से लेना वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है ना। तो यहाँ पे अपना जो आई थिंक फर्स्ट यूनिट में इतना ही है, और तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ है नहीं। उन्होंने आर्टिकल मतलब से पब्लिश किया तो वो मतलब कर रहे हैं वो फर्स्ट एंड फ्रेश डेटा है, पर फिर भी यूज़ तो पब्लिकली करेंगे ना सभी, मतलब कोई भी कर सकता है उसको यूज़। कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन वो यूज़ करने के बाद में उसको कोड भी तो करेगा ना। वही मैंने बताया, देखो मैंने मेरी थीसिस करी, मैंने थीसिस में मेरे 50 पेपर पढ़े, और कहाँ से पढ़े? गूगल स्कॉलर से पढ़े। तो वो मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली ना। लेकिन यदि ये इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह से लेता है ना, तो फिर वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैं तो जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ उसको क्या कर रहा हूँ, कोड भी कर रहा हूँ, साइट भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। लेकिन यदि कोई टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीज़ को यदि मैं उसको रिसर्च करने बैठ गया, उसी मान लो मैंने कोई फॉर्मूला उठा लिया, जैसे अभी यहाँ स्ट्रक्चर वाले हैं, है ना, तो अपन जब विंड वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं किसी बिल्डिंग के लिए, तो उसमें एक शायद एक फॉर्मूला है जिसमें वो 3 वेलोसिटी लेते हैं और एक कोई कांस्टेंट आता है हाइट के लिए, है ना। तो वही का वही फॉर्मूला उठा के मैं उसी पे वर्क करना चालू कर दूंगा, तो वो तो काम किया हुआ है, वो तो नॉन ओरिजिनल डाटा हो गया ना। किसी ने, वो तो कोड का डाटा है ना, किसी ने वर्क करा क्या? नहीं किया। और तुमने क्या करा, किसी भी चीज़ का कहीं से भी उठा लिया, वैसा नहीं होना। वो डाटा पे आपको ऐसा डाटा पे उठाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप एरिया वाइज, जोन वाइज कोई अथॉरिटी हो जो विंड का, है ना, जैसे अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, IMD, वो हमको विंड का, क्लाइमेट का, टेम्परेचर का सबका डाटा देती है। तो वहाँ से आप डाटा उठाओ, 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो आपको मतलब मैगजीन में लिखी हुई चीज़ को अब आप रिसर्च करने चले, टॉपिक हो सकता है आपका, टॉपिक तो हो सकता है, टॉपिक ज़रूर हो सकता है, तो वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। आपने यदि मैगजीन में से कोई चीज़ को उठाया है ना, लेकिन यदि आपको उसका वर्क देखना है, उसको साइट करना है, तो फिर वो प्राइमरी सोर्स में आप उसको कंसिडर करोगे। लिया आपने सेकेंडरी में, और फिर जब आपने उसको कोट किया तो प्राइमरी में किया, है ना। ये चीज़ भी होती है, ठीक है ना। तो इनके बाइफर्केशन इसलिए करते हैं कि आप कौन सा डाटा उठा रहे हो, कोई टेक्स्ट बुक से उठा रहे हो, मैगजीन में से उठा रहे हो, है ना, और रिपोर्ट से उठाओगे तो बट ऑब्वियस ही बात है वो ऊपर वाली में चला गया, वो आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट होना चाहिए, सील साइन वाली अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। वही मैंने बोला ना, किसी की जगह पे से कहीं से भी डाटा उठाना गलत होता है। आपको उसको उठाना, किसी दूसरे पर्सन से नहीं उठाना है, आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से उठाना है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल जिसको बोलते हैं वो ये होता है, और नॉन ओरिजिनल लिखा है मैंने इसलिए शब्द यूज़ किया। क्या यूज़ किया है? एक तो है आपकी ओरिजिनल बुक, और एक है सेकंड हैंड बुक, सिंपल सी बात। तो ओरिजिनल बुक के लिए हम पूरे पैसे देते हैं, ऐसे ही हम ओरिजिनल डाटा के लिए पूरा उसको एक्नॉलेज करेंगे कि भाई हमने आपका काम, आपने हमारी मदद करी। वो एक्नॉलेजमेंट इसीलिए लिखा था पेपर के अंदर, आपकी थीसिस के अंदर, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो वो प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है ना। कोर्ट के रिकॉर्ड, फोटोग्राफ, ये सब आप करते हो ना, लेटर, स्पीचेस, ये सब प्राइमरी सोर्स है। ऑटोबायोग्राफी किसी की उठाओगे, जैसे अब ये कॉमर्स वाले, आर्ट वाले क्या करते हैं, सचिन तेंदुलकर पे वर्क कर रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर पूरी थीसिस लिखते हैं, तो उन्हें क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो वो उनसे पूछ के, उनके पास जाके उनसे इंटरव्यू लेके फिर लिखेंगे ना उस पर। ऐसा थोड़ी ना कि उनको पता ही नहीं कि काम हो रहा है उन पर, उनको पता रहेगा कि इतने लोग हमारे पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू पता लगेगा, भले ही पहले या फिर वो पब्लिश होने के बाद में, लेकिन सामने वाला उसको एक्नॉलेज करेगा। अब एक्नॉलेज ही नहीं करा तो फिर वो वाली चीज़ ऐसी हो जाती है, वो इधर उधर की चीज़ हो गई, मतलब वो नॉन ओरिजिनल चीज़ हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।